Good afternoon, everyone. Hope all of you are doing well, right? Okay, guys. So, how's the studies going on? How's the chapter preparation, molecular biology? Yes, everyone. Right, revise the whole part. पढ़ लिया एक बार अच्छे से ट्रांसलेशन, लैकोपुरॉन, ट्रिपोपुरॉन, एचजीपी जो लास्ट टाइम हमने किया था, एक बार रिवाइज किया एचजीपी अच्छे से. Okay, right. So tell me, what are the major factors which are going to be used in the HGP? HGP में हमने main factors कौन-कौन से use किए थे? Yes, everyone. Right. What are the main factors that have been used in the HGP? HGP में हमने main factors को कौन-कौन से को use Right. Yes. Very good, Abhishek. We have used back and yak. Right. हमने back and yak, right, Jasmine. Back and yak को use किया था as bacterial artificial chromosome and the yeast artificial chromosome. Right. जिसको हमने specifically use किया था. What is the sequencing method that has been used in the HGP? Right. In the sequence annotation technique. Right. Sequence annotation technique में हमने specifically किसको use किया था? Right. What sequencing method that we have been used? कौन सा sequencing method हम use कर रहे थे उसके दौरान? Right, during the whole study, उस पूरी study के time पे which sequencing process we are going to use? Right, हम कौन सा sequencing method को process को use करते हैं? Right, yes, Sanger sequencing, very good. Sanger sequencing also named as, Sanger sequencing का दूसरा नाम कौन सा होता है? Sanger sequencing also named as, राइट इसको एक टेक्निक का नाम देते हैं, राइट दैट इज चेन टर्मिनेशन मेथड, राइट अनुष्का, चेन टर्मिनेशन मेथड, वेरी गुड रिया, राइट जो हम यूज करते हैं सैंगर सीक्वेंसिंग एज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन मेथड व्हिच यूजेस डाइरिबोन्यूक्लियोटाइड्स, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को यूज करते हैं सो दैट वी कैन कंप्लीट विद द होल प्रोसेस से कंप्लीट कर सके. गुड, तो यहाँ तक का हमारे पास पूरा टास्क हो गया दैट वी विल डिफाइन एज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर द राइट एचजीपी. राइट, अच्छा एचजीपी से हमें एक आउटकम मिला था दैट लेस देन 2% ऑफ द जीन डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन. इज इट ट्रू और फॉल्स? लेस देन 2% ऑफ द जीन डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन. राइट, प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं. राइट, फॉल्स. राइट, हमने क्या कहते हैं, लेस देन 2% ऑफ द जीन कोड फॉर प्रोटीन. राइट, दैट्स अ ट्रू वन ना. राइट, ट्रू क्या होगा, दैट लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन, बट आपका यहाँ पर राइट राइट जैस्मिन, तो हमने फॉल्स स्टेटमेंट, लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन एक्चुअली, क्योंकि रेस्ट ऑफ द पार्ट इज दी राइट. हमारे पास कौन सा पार्ट है जो हमारे प्रोटीन को कोड नहीं करता है. राइट, इज द रिपीटिव सीक्वेंस ऑफ द डीएनए मोर इन नंबर और द नॉन रिपीटिव सीक्वेंस ऑफ द डीएनए मोर इन नंबर? राइट, क्या हमें ज्यादा मिलता है, रिपीटिव सीक्वेंसेस डीएनए पे ज्यादा मिल रहे हैं या नॉन रिपीटिव सीक्वेंसेस हमें डीएनए पे ज्यादा मिलते हैं? नॉन रिपीटिव. राइट, रिपीटिव सीक्वेंसेस बेटा. राइट, वी फाउंड रिपीटिव सीक्वेंसेस आर अबंडेंटली देयर ऑन द सीक्वेंस, नॉन रिपीटिव नहीं, रिपीटिव ज्यादा मिलते हैं. राइट, क्यों मिस्टेक हो रही है? राइट, डायरेक्ट हमने पढ़ा था ना दैट द रिपीटिव सीक्वेंसेस आर फाउंडली इन द एक्सेस कंसंट्रेशन. Right, over this. Good. Right, उसी के बाद which chromosome carry the most number of the genes? Which chromosome carry the most number of genes? Right, very good. Chromosome number 1. And which carry the least number? That is chromosome Y. Chromosome Y carry the least number and chromosome 1 carry the most number. Right, which particular gene has the maximum number of the nucleotide? Right, which gene has the maximum number of nucleotide in that? Maximum number of nucleotide किस particular gene में हमें मिलेंगे? राइट, जहाँ जो एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिला के बना है, राइट, और कोड करता है. राइट, हमने क्या कहेंगे उसको, बेसिकली उसके रिलेटेड हमने एक डिसऑर्डर भी पढ़ा था. राइट, डिस्ट्रोफिन, वेरी गुड जैस्मिन, वी सेज डिस्ट्रोफिन. राइट, बिल्कुल, हमने कहा डिस्ट्रोफिन इज बीइंग द वन जो एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है, वहीं पर टीडीएफ इज बीइंग द वन जो सबसे कम नंबर से बना है. राइट, तो टीडीएफ इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड द डिस्ट्रोफिन इज मेड अप ऑफ द लार्जेस्ट नंबर्स. राइट, दिस इज व्हाट वी स्टेटेड ओवर हियर, जो हमने यहाँ पर स्टेट किया. बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है अच्छे से? डन. राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. राइट, इसी के बाद अब आगे बढ़ते हैं. राइट, एंड विल स्टार्ट विद द पार्ट फॉर द डीएनए प्रिंटिंग. लेट मी शेयर द स्क्रीन. तो यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट? एक सेकेंड बच्चे. ओके, इट्स
basically for CCM5. Let me open yours. 6. Okay, everyone. So these are the genes that we targeted for the human genome. These are the features that we targeted for the human genome project. Right? ये हमारे पास specific थे जिसमें हमने एक last में point पढ़ा था, that is SNPs के बारे में. And SNPs में हमने define किया था single nucleotide polymorphism called as a SNPs, जिसे हम नाम देते हैं. Right? तो वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं basically कि हम अगर SNPs को define करें, that is at one location, कुछ ऐसी specific locations हैं जहाँ पर हमें मिलता है that a nucleotide is being changed, nucleotide is being substituted, right? That one location is called as the single nucleotide polymorphism, which is being pronounced as, इसको हम pronounce करते हैं as SNPs, SNPs की तरह pronounce करते हैं, right? जिसका main task है chromosomal location को find करना, disease associated sequence और human history को trace करने के लिए, right? तो let's talk about now the next main topic for the chapter, that's a DNA fingerprinting. क्या होता है DNA fingerprinting, कैसे हम इसको deal करते हैं, right? वो सब हमें पढ़ना है. अब उससे पहले we basically say that, right, हम DNA fingerprinting क्यों कर रहे हैं, उससे पहले हमें थोड़ा सा DNA के बारे में पढ़ना पड़ेगा, right? some concept we have to deal with, right? तो हमने कहा बच्चा एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमने कहा यहाँ पर if we see the complete individuals, that is the Homo sapiens को अगर हम observe करें तो Homo sapiens को observe करते टाइम फैक्ट हमें एक पता चलता है, फैक्ट यहाँ पर कि जो Homo sapiens हैं हमारे पास, right, they differ from each other because of repetitive sequences, specific DNA sequences में change होने की वजह से ये differ करते हैं, and that specific region जो actually DNA sequence पे differ करते हैं, that's a repetitive DNA. वो हमारे पास repetitive DNA. अब repetitive DNA को मैं अगर bulk genomic DNA से निकालूं तो density gradient centrifugation के basis पे मैं उसको निकाल सकती हूँ, उसको मैं carry over कर सकती हूँ, right? अब मैं कैसे इसको study करती हूँ, right? How we are going to state about it, right? तो let's start with that description. उस description से start करते हैं ताकि ये पाठ हमें अच्छे से clear हो जाए, right? सबका ध्यान यहीं पर रहे अच्छे से, right? So that we can clear with the term. एक second. This is what we have done with the Sanger sequencing वाला हमने concept पढ़ा था. अब इसी के बाद हम start करेंगे सबसे पहले with the part which is called as the DNA fingerprinting. Now, what this DNA fingerprinting is and how we are going to state it. Let's start with the process. Okay, guys. अब हमने कहा हमारे पास अगर ये पूरा genomic DNA complete, this is the genomic DNA with us, right, which is carrying 3 into 10 raised to power 9 base pairs. इनको carry कर रहे हैं, right? Complete genomic DNA. इस genomic DNA पे अगर देखा जाए तो हमें स्पेसिफिकली 2 टाइप के सीक्वेंसेस मिलते हैं. वन और एक सीक्वेंस को हम यहाँ पर नाम देते हैं नॉन रिपीटिव सीक्वेंस. ये मुझे कुछ सीक्वेंस मिले डीएनए पे, ये जो डीएनए के मुझे सीक्वेंसेस मिले हैं दे आर कॉल्ड एज द नॉन रिपीटिव सीक्वेंस. दीज नॉन 1 2 3 एंड 4, ये 4 हैं, तभी मैंने अलग कलर से भी बनाए हैं यहाँ पर, राइट, ताकि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें कि हमारे पास 4 कैसे विजिबल हो रहे हैं, राइट, एज दीज 4 सीक्वेंसेस वी हैव. नॉन रिपीटिव सीक्वेंसेस को जब हम डिफाइन करते हैं बेटा, they are called as the functionally active sequence. ये functionally active sequence है जो actually transcribe करते हैं and translate करते हैं so as to follow the functional polypeptide synthesis.
ताकि एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज कर सके, राइट. दिस इज डीएनए ओनली, राइट. यूकैरियोटिक डीएनए ह्यूमन डीएनए का. अब इन बिटवीन हमें कुछ सीक्वेंसेस मिल रहे हैं जो सेम है और उनके रिपीट्स. ये जो सीक्वेंस हमें मिल, these are called repetitive sequence. Repetitive sequence मतलब they have the multiple repeats over the genomic DNA, right? Carry multiple repeats over genomic DNA, and all of them are going to be functionally inactive, that is transcriptionally inactive in nature. मेन से कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे. दे आर कॉल्ड रिपीटिव सीक्वेंस. समझ आया सबको ये पॉइंट? अब मैंने कहा, राइट, इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट, इफ इन ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल इंडिविजुअल्स, जितने ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं, दे कैरी 3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स. ये इनको कैरी करते हैं इन द जीनोम, राइट. सबके सब में रिपीटिव नॉन रिपीटिव सीक्वेंस सेम है. All have the non-repetitive sequence as consensus sequence. क्योंकि हम सब में बेटा एम्ब्रियोलॉजी, हम सब में पूरा मैकेनिज्म, पूरी फंक्शनिंग, ऑर्गन सिस्टम, एवरीथिंग इज सेम, राइट. तो वी हैव द नॉन रिपीटिव सीक्वेंस एज द कंसेंसस सीक्वेंस. नॉन रिपीटिव सीक्वेंस मेरे पास एक कंसेंसस, एक कंजर्व सीक्वेंस है जो हर एक में मेरे को मिलेगा, हर में प्रेजेंट होगा, right. I'll say that it is a non-repetitive or the consensus sequence which is being present, right. तब मैंने इससे डिफाइन किया कि ये जो मेरे पास non-repetitive और consensus sequence है, if some alteration is there, if some variation exists in non-repetitive sequence, तो उसकी वजह से इट रिजल्ट इन दी म्यूटेशन. वो वेरिएशन रिजल्ट करेगा हमारे पास म्यूटेशन. दैट वेरिएशन रिजल्ट इन द म्यूटेशन, राइट. उसमें म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन की वजह से इट विल कॉज दी, राइट, म्यूटेशन की वजह से इट विल कॉज अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर. एक ऑर्गेनिज्म में डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा जिनमें वो सब कुछ सेम है तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जहां पर आपने वेरिएशन देखी तो इट विल लीड टू द डिसऑर्डर. फाइन. लेकिन अगर वही हम ह्यूमन पॉपुलेशन में देखें तो हमने कहा ऑल इंडिविजुअल्स we say over here that all individuals have, सबके पास वापस 3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर है जीनोम, करेक्ट. अब जीनोम में, राइट, इतने बेसिस प्रेजेंट हैं, राइट. तो उसके बेसिस पे हमने कहा कि ऑल हैव 0.1% difference which actually exist in the repetitive sequence. क्योंकि बेटा रिपीटिव नॉन फंक्शनल है, तो अगर रिपीटिव में कोई वेरिएशन हुई भी तो मुझे वेरिएशन उसके फंक्शन में नहीं मिलेगी. फंक्शन उसका नॉर्मल मिलेगा जैसा हर ह्यूमन का होता है. मुझे कोई एलियन टाइप फंक्शन नहीं मिलेगा, मुझे नॉर्मल फंक्शन मिलेगा, लेकिन मुझे ऑर्गेनिज्म अलग मिल जाएगा अगर मैं उसी का चेंज किस पे करा दूं, रिपीटिव सीक्वेंस पे. समझ आया पॉइंट सबको? एवरीवन अंडरस्टूड, राइट. तो हमने कहा 0.1 डिफरेंस, राइट, व्हिच एग्जिस्ट इन द रिपीटिव सीक्वेंस व्हिच इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड, राइट, जो रिस्पांसिबल क्या है, टू एंश्योर significant differences among human.
नॉट डिसऑर्डर रिलेटेड, डिसऑर्डर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। अंडरस्टूड? डिसऑर्डर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। दे ओनली बीइंग द वन जिनके पास इतने जीनोम्स होंगे, 0.1% का डिफरेंस होगा, ताकि इंश्योर कर सके सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ह्यूमन की व्हाई वी एक्चुअली डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो हमें बस उस पॉइंट का मीनिंग पता चल सके। यहाँ तक का लॉजिक सबको समझ आ गया अच्छे से बेटा? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? राइट, कि अगर हम रिपीटिव में करते हैं, नॉन रिपीटिव में करते हैं, तो हमारे पास कैसे चेंज आता है? इसी चेंज को रिपीटिव में वेरिएशन को ही हमने डिफाइन किया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। Now, listen very carefully. DNA polymorphism. We say DNA polymorphism is polymorphism. Poly का मतलब क्या हो गया बेटा? Multiple. Morphism का मतलब forms. Multiple forms of the repetitive sequences over the DNA, which leads to the change, which leads to the variation. Homo sapiens के among वो variations आते हैं। तो ऑन दैट बेसिस हमने कहा वो जो चेंजेस लाने का काम है, उस पूरे प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? डीएनए। समझ आया? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहता है आपको, राइट, कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मींस मल्टीपल डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, सॉरी डीएनए सीक्वेंस थ्रू alteration in रिपीटिव सीक्वेंस। अगर एक फैक्ट बताओ, मान लो अगर ऑल्टरेशन नॉन रिपीटिव में होता, टेल मी दैट फैक्ट गाइस, अगर रिपीटिशन सॉरी आपका यहाँ पर वेरिएशन रिपीटिव नॉन रिपीटिव में होता, तो क्या वो वेरिएशन कभी सक्सेसफुली एक ऑर्गेनिज्म में दिख पाता? Is the variation successfully visible in the organism, or the organism will die because of being, it is a type of causing a type of a disorder? What should be the point? It would have been visible, right, Nikunj? Will die. Good. Anyone else? Fine, very good. तो अब हमने इसी के बेसिस पे कहा बच्चे, राइट, अब ये बेसिस करना है कि हम इसे कैसे स्टडी करते हैं। We basically say बेटा कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, आपने कहा कि वेरिएंट्स कर दो डीएनए सीक्वेंस के, ऑल्टरेशन करा दो रिपीटिव सीक्वेंस में। अगर रिपीटिव सीक्वेंस में ऑल्टरेशन हो गया, तो रिपीटिव सीक्वेंस में ऑल्टरेशन होने की वजह से आपने कहा कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं होगा, एक इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी ऑल्टर नहीं होगी, एक इंडिविजुअल के सारे फंक्शंस भी नॉर्मल रहेंगे, लेकिन हाँ उस इंडिविजुअल में स्ट्रक्चरल डायनामिक्स चेंज जरूर आ जाएंगे with respect to the other end, correct? Right? तो अगर मैं repeat करूं तो there is being no such thing like that, नहीं आएगा। वेरी गुड। तो यही पॉइंट हमने कहा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, it is essential to understood what DNA polymorphism mean in the simple term, right? ध्यान से, पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्वियसली कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो वो म्यूटेशन से आ रहा होगा। तो हमने कहा we simply say that the polymorphism, that is variation at genetic level, arises due to mutation. म्यूटेशन की वजह से वो वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे आया है। Allelic sequence variation has traditionally defined, right, it has been described as DNA polymorphism. हमने कहा allelic sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant at a locus occur in human population with a frequency 0.01%, right? अगर हमने कहा बच्चे आप आज एक म्यूटेशन करी, उस म्यूटेशन की वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर में some change will be there, right? और वो चेंज आने
जैसे वो वर्क कर रहे थे, अब उन्होंने थोड़ा डिफरेंट वर्क करना शुरू कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नेम दैट पर्टिकुलर अलील, राइट. आपने उस अलील में देखा कि उस अलील के होने की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 0.01% से ज्यादा है, राइट. सो ऑन दैट टर्म यू विल सी दैट इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो पॉपुलेशन में दिख रही है हाई फ्रीक्वेंसी पे, दैट्स कॉल्ड एज अ डीएनए फिंगरप्रिंट, राइट. उसे हम बेसिक डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म उसे नाम देते हैं. And probability of such variation to occur in ऐसी variation कहाँ होनी चाहिए? In the non-coding DNA sequence, that is the repetitive DNA sequence में होनी चाहिए, right? Would be higher as mutation in the sequence may be having immediate effect in the individual reproductive form, right? So these mutation keep on accumulating generation after generation form करने पे polymorphism, right? For evolution and speciation, right? Polymorphism play an important role. Lines clear हुई बेटा अच्छे से, राइट. एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ तो आज अगर हम ह्यूमन में देखें तो डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज जो प्रेजेंट है हम सबकी, राइट. वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स, हमारे पास स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, हमारे पास मॉर्फोलॉजी अलग अलग है. तो उसके बेसिस पे हम सिर्फ ये स्टेट करते हैं कि व्हाई दैट डिफरेंस एग्जिस्ट, व्हाई दैट डिफरेंट अराइजेस, right. So we simply say that the difference arises because, right, there is being the change in the alleles में कुछ ना कुछ variations है, alleles में कुछ ना कुछ change है. और alleles में कब change हुआ? जब वो accumulation actually accumulate होती गई, move to 66%, right, in the whole body. तब हमने उसे define किया कि at that point DNA polymorphism होगा और वो inheritable mutation होगा. इसका मतलब आज अगर एक parent में हुआ है तो fine, right. So that is basically being defined as the whole particular point called as the DNA polymorphism. समझ आ गया सबको अच्छे से, right. तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए अलील के अकर करने की, right. अलील चेंज होगी की फ्रीक्वेंसी 0.01 डिस्क्राइब करते हैं. बेटा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए हम नेग्लेक्ट करते हैं because, right, single nucleotide polymorphism is being the one, right, जो हमारे पास SNPs है which is causing the change at one base, right, लेकिन वो repetitive नहीं है base, right. अगर वो base repetitive होता तो उसमें same change भी repetitive हो जाता, right, but it's not a repetitive in nature, right, so you cannot take it. यहाँ तक understood till everyone? Yes. पैरा रीड करो एक बार फटाफट से. एक पॉइंट अच्छे से रीड करो इसका. Am I audible to everyone, guys? Is my voice audible? Yes. Because yes, between, लेकिन शायद मेरी वॉइस आपको audible. हाँ जी, अभी क्वेश्चन का मैंने भी आंसर किया था धनंजय. Just answering it again. Right. Okay, guys. Now what the question is saying? Question is saying, beta, wouldn't cause single nucleotide polymorphism be negligible? It can cause variation. ये disorder तभी करेगा निकुंज एंड कंप्लीट आपका यहाँ पर धनंजय, when there is a change in the non-repetitive sequence. अगर repetitive में change होगा तो नहीं होगा, non-repetitive में change होगा तब होगा ये, ठीक है ना, राइट. तो ये चीज ध्यान रखना. देखो यहाँ पर वापस से मैं फिर से पैरा रीड करती हूँ, फिर से एक बार पॉइंट समझाती हूँ और मुझे एक एक करके आंसर करते चले जाना. Now DNA polymorphism exists in repetitive or the non-repetitive sequences. DNA polymorphism exists due to repetitive or non sequences or repetitive sequences. किसमें लेके चलूंगी मैं DNA polymorphism, right. DNA polymorphism exists in the repetitive. Very good. It exists in the repetitive हमारे पास sequences में, and it arises due to the mutation वेरिएशन. आप किस अलील को पॉलीमॉर्फिक अलील आप लेके चलोगे? मान लो पॉलीमॉर्फिज्म तो हुआ, लेकिन आप हर अलील को पॉलीमॉर्फिक अलील नहीं, यू विल टेक अ स्पेसिफिक अलील. अगर आप एक स्पेसिफिक अलील को पॉलीमॉर्फिक अलील लेते हो तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके वेरिएंट, दैट इज एट अ लोकस, उस अलील का वेरिएंट, राइट, विद अ फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 0.01%. ये सबसे मेन है.
अगर फ्रीक्वेंसी 0.01% से ज्यादा है तो यू कैन कोट इट कि आप ये कह सकते हो कि हाँ ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। फिर हमने कहा इसका म्यूटेशन इनहेरिटेबल होना चाहिए। मान लो आज कोई वेरिएशन लेट्स सपोज राइट किसी नॉन फंक्शनल जीन में मेरे में आई और आगे अगर वो जनरेशन में नहीं पास ऑन होगी तो क्या उसका कोई फायदा होगा, राइट। तो हमने कहा इट इज इनहेरिटेबल इज ऑब्जर्व इन द पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसीज रेफर्स टू बी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो वो इनहेरिटेबल नेचर उसका होना चाहिए ताकि वो आगे जाके एक्यूमुलेट होके आगे जनरेशन में दिख सके। अगर हम अपनी बॉडी तो इन आवर बॉडी वी विल से वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज देयर, राइट। सुना है सबने ना, राइट। दैट्स बेसिकली बीइंग द वन जो हम अपेंडिक्स एरिया लेके चलते हैं, दैट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इज इट अ वेस्टिजियल ऑर्गन गाइस? एंड बीइंग एन वेस्टिजियल ऑर्गन वो हमारे में फंक्शनल नहीं है, राइट, हमारी बॉडी में फंक्शनल नहीं है। तो अब मैंने क्या कहा, वो कौन सा उसके जीन जो जीन थे उसको एक्सप्रेस कराने वाले, वो जीन कैसे हो गए मेरे पास? रिपीटिव जीन्स हो गए, एंड बिकॉज प्रेस करके इसको वहीं पर प्रोसेस को रोका हुआ है, राइट, ताकि इनका सिंथेसिस ना हो सके। तो हम अपने एंसेस्टर्स के सारे जीन्स कैरी करते हैं, बस वो जीन किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सप्रेस करते हैं और दे मे नॉट एक्सप्रेस एट ऑलवेज, एक्सप्रेस नहीं भी करते हैं, राइट। सो ऑन दैट विल डिवाइस कंप्लीटेड, राइट। समझ आया पॉइंट? उसी के बच्चे probability of such variation to observe in the non-coding would be higher as the mutation in these may not have any immediate effect in individual reproductive capacity। individual की reproductive ability पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे ही फर्क आ गया तो ऑब्वियस सी बात है जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड फॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। एंड दे मे वेरी फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड से लार्ज स्केल, लेकिन जनरली हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड लेके नहीं चलते। वी हैव टेकन अ इवोल्यूशनल स्पेसिएशन प्रॉपर वे में जा सके, राइट। फ्रीक्वेंसी को बेटा मोर देन 0.01 हार्डी-विंबर्ग हार्डी-विंबर्ग क्या कहता है? p + q = 1, जहां पर हम कहते थे एक अलील की फ्रीक्वेंसी कम से कम 2 का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। अब आप वेरिएंट बना रहे हो तो 2 तो नहीं 3 अलील हो जाएंगे। अगर 3 अलील हो जाएंगे तो ऑब्वियसली 0.5 से प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। तो मिनिमम प्रोपोर्शन विच आई कैन टेक इट एज 0.01, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 ज्यादा होनी चाहिए। अगर 0.01 से कम है तो वो हार्डी-विंबर्ग को शायद अगर सेटल करने भी जाए तो कभी सेटल नहीं कर पाएगा, राइट। एग्जिस्टेंस के बाद, क्योंकि म्यूटेशन के टाइम पे तो हार्डी-विंबर्ग एप्लीकेबल है ही नहीं, राइट। लेकिन हमने कहा अगर म्यूटेशन हो गई फिर आगे सेटलमेंट हो रहा है तो उसके बाद बारी अगर उसके वापस से आपका यहाँ पर केस होता है, राइट, so it will be the worst one. That's why we will say cost frequency is more than 100 cost, right? Everyone understood यहाँ तक 0.01 cost, right? Completed यहाँ तक, done, good guys। अब हमने कहा यहाँ पर, right, इसी पॉलीमॉर्फिज्म को हमने यूज किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब बहुत ध्यान से देखना, राइट। हमने कहा यहाँ पर इट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले, राइट, आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते क्यों? सो दैट यू कैन कम टू नो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनरल एप्लीकेशन पता, लाइक पैटर्नल मैटरनल डिस्प्यूट होते हैं। पैटर्नल मैटरनल डिस्प्यूट का मतलब लाइक अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज देयर एंड वी वांट टू नो कि कौन है उसका पेरेंट। अगर 2 पेरेंट ग्रुप खड़े हैं, राइट, तो वो हम कैसे करेंगे? बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इफ यू हैव टू चेक दैट ठीक है क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीन पे द क्राइम इज बीइंग डन बाय हुम अमंग द 5, राइट, सो वी विल डू द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उस टाइम पे हम करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताता क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी भी उस सीक्वेंस को नहीं बताएगा जो फंक्शनल है, क्योंकि मुझे पता है जो फंक्शनल सीक्वेंस है उसको क्या ही जरूरत है, वो तो हर एक में सेम है। मुझे किसको पता करना है? जो नॉन फंक्शनल, उस पे क्या चेंज आ रहा है। अगर मैं नॉन फंक्शनल को पता करूंगी बेटा तो मैं रिपीटिव को पता करूंगी या नॉन रिपीटिव को पता करूंगी क्विकली, राइट। शुड आई नो अबाउट द रिपीटिव और द नॉन रिपीटिव, राइट। हम किसको यहाँ पर देखेंगे? नॉन रिपीटिव, राइट, बिकॉज नॉन रिपीटिव सीक्वेंस, सॉरी, रिपीटिव सीक्वेंसेस, क्योंकि वही हमारे डिफरेंस को कॉज करेगी। तो हमने कहा यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन द सम स्पेसिफिक रीजन DNA sequence called as repeative DNA। और करना है तो उसको बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग भी तो करना पड़ेगा। तो रिपीटिव डीएनए डिफरेंट पीक्स में आते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में, राइट। तो वहां से आप इसे अलग कर सकते हो। पीक्स कैसे बनती है? अगर मैं सेंट्रीफ्यूज करती हूँ ना, सो ऑन द अकाउंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज मेरे पास लार्जेस्ट पीक बनती है यहाँ पर सुपरनेटेड की, और फिर स्मॉलेस्ट पीक बनती है यहाँ पर कंप्लीट, व्हिच वी विल डिफाइन एज दी, राइट। ये हमारे पास हो गया बेसिकली रिपीटिव सीक्वेंस का, एंड दिस इज बेसिकली फॉर द राइट कंप्लीट। हमारे पास ये फॉर्म उसके अंदर होता है। तो ऑन दिस ग्राउंड वी हैव सीन द कंप्लीट ग्रोथ, और इस ग्राउंड पे हमने यहाँ पर उसका देखा न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन कंप्लीटेड यहाँ तक। तो उसके बेसिस पे हमने ये डिफाइन कर दिया कि ऑन दैट बेसिस सबसे कम पे जो मिल रहा है, स्मॉल पीक पे जो मिल रहा है, वो मेरे पास सैटेलाइट डीएनए, और जो बल्क डीएनए वो मेरे पास मेजर
special category of the repetitive DNA, repetitive category, right? अब satellite DNA और उसी के साथ composition, base composition के basis पे कितने bases इसके आए हैं, right? तो उसे हम यहाँ पर point किया करते हैं. Voice was not clear. Okay, wait. आपकी सेंट्रिफिकेशन का मतलब हेवियर और लाइट हमारे पास जो स्मॉल रिपीटिव डीएनए है, तो बल्क डीएनए और रिपीटिव डीएनए डिफर करते हैं अपनी बेस लेंथ के बेसिस पे, क्योंकि बल्क डीएनए की बेस लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो वो बहुत हेवी होता है, तो बड़ी जल्दी आराम से ऊपर से सेटल हो जाएगा. लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर आराम से सेटल हो जाएगा, और जो हमारे पास ऊपर फ्लोट कर रहा होगा वो हमारे पास कौन सा सीक्वेंस होगा, जिसकी लो डेंसिटी आएगी, जिसकी स्मॉल पीक आएगी, दैट्स बीइंग द वन एज द सैटेलाइट डीएनए. अब समझ आया निकुंज? दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए. अंडरस्टूड यहाँ तक? एवरीवन कंप्लीट? Yes, बेटा पीक बना रहे हैं सेंट्रिफिकेशन के बेसिस पे, तो रेट ऑफ सेटलमेंट, राइट, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रिफिकेशन ट्यूब वी जस्ट मेक द होल. फाइन. वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन. एक सेकेंड. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक सेकेंड में नेटवर्क प्रॉब्लम अब ना है आपको. एवरीवन इज फेसिंग द वॉइस प्रॉब्लम. यस, ओके. पहले बोलना था ना ये प्रोसेस तो डीएनए को आपने कैटेगराइज कर लिया कि आपका बल्क डीएनए टू जीनोमिक डीएनए क्या, सॉरी बल्क डीएनए इज टू आपका यहाँ पर रिपीटिव डीएनए व्हिच इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए. यहाँ तक क्लियर बच्चे? अंडरस्टूड टिल हियर? राइट. तो ये पीक हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है अच्छे से, एंड इन दिस पीक वी विल रेफर, राइट, ये हमारे पास इसका डेंसिटी किस पे सेटल हो रहा है, राइट, और दिस इज बीइंग द वन जितना आपने स्पीड को मेंशन किया. अब सैटेलाइट डीएनए डीएनए कहते हैं बेटा, उसको हम मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट. कितनी रिपीटिव यूनिट्स के नंबर हैं, राइट, बेस कंपोजिशन क्या है और लेंथ ऑफ, राइट, सेगमेंट क्या है, सेगमेंट की क्या लेंथ है, राइट, क्या बेस कंपोजिशन है, और क्या हमारे पास नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट्स है. तो एक एक करके इसको स्टेट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट. अब ध्यान से देखना, हमने दो में डिवाइड किया, वीएनटीआर एंड एसएसआर. अब वीएनटीआर एंड एसएसआर क्या है बेटा? हमने कहा VNTR and SSR is being the one. VNTR means variable number of tandem repeats. इसका मतलब they are the one जो small DNA sequence है, copy number में repeat हो रहा है, tandem repeat हो रहा है. tandem का क्या meaning बताया था मैंने आपको? Who will tell me what is the meaning of the tandem that we have started? tandem हम जब भी word use करते हैं, हम किसके लिए use करते हैं tandem word? Multiple time. One after राइट, वन आफ्टर अनदर. मतलब मान लो एक है, एक के बाद दूसरा है आपका, तो उसे हम टैंडम डुप्लीकेशन कहते हैं, राइट. तो हमने कहा टैंडम रिपीट्स आर बीइंग देयर, राइट, जहां पर कॉपी नंबर उसके क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करेंगे इंडिविजुअल में, और नंबर ऑफ रिपीट में भी पॉलीमॉर्फिज्म का आपको डिग्री मिलेगा, राइट, हाई डिग्री मिलेगा, और रिजल्ट ऑफ दैट साइज की वजह से VNTR वेरी करेगा 0.1 to 20 kb, राइट. देखो अब VNTR का एक सीक्वेंस, अगर मैंने यहाँ पर मान लो ये डीएनए सीक्वेंस दिया ना, तो ये डीएनए सीक्वेंस में ये VNTR का सीक्वेंस है, तो VNTR सीक्वेंस एक ही क्रोमोसोम पे बहुत ज्यादा बार रिपीट होगा, और एक के बाद एक तुरंत फटाफट छोटे से गैप पे एक के बाद एक रिपीट होते चले जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज द VNTR रिपीट्स, जहां पर उनके साइज जो होंगे 0.1 kb से लेके 20 तक का साइज होगा, राइट. तो यू विल से साइज इज बेसिकली 0.1 to 20 kb, राइट. जो रिपीट होंगे विद द टाइम 100 टाइम्स तक हमारे पास रिपीट होंगे ओवर द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस. दैट इज कॉल्ड मिनी आपका VNTR और द मिनी सैटेलाइट एरिया,
इसी के अपोजिट आता है SSR और माइक्रोसैटेलाइट। इसकी लेंथ बहुत छोटी है, इस सीक्वेंस की लेंथ 1 to 6 बेस पेयर ही है और इसके रिपीट्स जो है वो कम है। तभी हमने कहा शॉर्ट टैंडम रिपीट। शॉर्ट टैंडम रिपीट का मतलब रिपीट्स कम है, राइट, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ बेसेस एक रिपीट के अंदर क्या है वो भी कम है, राइट। तो छोटे छोटे रिपीट्स इसके आपको मिलेंगे, दैट्स अ शॉर्ट टैंडम रिपीट। कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन तो हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिकली किसका है, दैट्स देयर फॉर द VNT, राइट। कंप्लीट यहाँ पर अब देखो इसी के नीचे, these sequence do not code for any protein but they form a large portion of the human genome. The sequence has a high degree of polymorphism formed the base of DNA fingerprinting, right, and the polymorphism are inherited from the parent to the offspring. DNA fingerprinting is a paternal test, right, जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। अब मैंने कहा बच्चे क्योंकि ये सैटेलाइट डीएनए के पार्ट है और सैटेलाइट डीएनए रिपीटिव सीक्वेंस का पार्ट था, तो रिपीटिव सीक्वेंस के पार्ट पे मैंने VNTR और SSR को यूज किया। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब, मान लो आपको कोई एक चाइल्ड है, वो ये बताना है कि किस मदर फादर से बिलोंग करता है। अब मैं ये जानती हूँ कि सबके अंदर नॉन रिपीटिव सीक्वेंस अलग अलग, ठीक है। हमने नॉन रिपीटिव सीक्वेंस के बेसिस पे उनके जितने पॉसिबल प्रोब्स हैं उनको रेडी कर लिया। नाउ व्हाट्स अ प्रोब? प्रोब का मीनिंग क्या होता है, राइट। प्रोब का मतलब एक आर्टिफिशियल डिजाइन सीक्वेंस। मैंने एक आर्टिफिशियल डिजाइन सीक्वेंस को रेडी करके रखा हुआ है, राइट, फॉर द एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो हम यूज करेंगे, राइट। अब हमने सबसे पहले क्या किया इसके अंदर, राइट, वी हैव डन द वन थिंग इन द कंडीशन, राइट। हमने कहा यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे, व्हाट यू विल टेक दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसके रिपीट्स अलग अलग हैं, राइट, क्रोमोसोम पे रिपीट्स अलग अलग हैं। आप उस सीक्वेंस को लोगे और उस सीक्वेंस के थ्रू यू विल एनालाइज, उस सीक्वेंस के थ्रू आप एनालाइज करोगे कि आपका क्या रिजल्ट आएगा, right, DNA fingerprinting का, right। So let's talk about what the result we are going to have, क्या result हमारे पास आता है इसमें, right, तो उसको हम यहाँ पर state करें। Okay everyone, very low, why it happening भाई? Yes ma'am. एक मिनट रुको जरा, एक सेकंड, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग माइसेल्फ। मैम वॉइस भी ब्रेक हो रही है। Okay, now check guys, अभी ठीक है? मैंने थोड़ा सेटिंग्स चेंज किए हैं इसके, राइट। सो लेट्स सी कैसे होगा, ठीक है, फाइन, इट्स ऑडिबल नाउ, गुड, ओके गाइस, राइट। सो अब अगर बीच में अगर प्रॉब्लम आएगी तो टेल मी एट दैट टाइम ओनली, राइट। फिर एक ऑप्शन और है, नेट का लास्ट ऑप्शन, वो ट्राई करके देखिए, राइट, ओके गाइस। नाउ वी वर सेइंग इन दिस मैनर, हमने अब इसका पूरा प्रोसेस पढ़ना है। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक एक करके प्रोसेस ध्यान से समझना है क्योंकि फ्लो चार्ट आप बना, ठीक है, और मुझे पिक भेजने वाले हो तो ध्यान से इसके अंदर। हमने सबसे पहले क्या किया, लेट्स सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, राइट। वी हैव टेकन अ सिंपल एग्जांपल दैट, राइट, कि वी हैव टू टेल दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू होम, राइट। चाइल्ड किससे बिलोंग करता है, दो पेरेंट्स, दो कपल्स खड़े हैं, वी हैव टू फाइंड कि बेसिकली चाइल्ड किसका है, किससे बिलोंग करता है। तो हमने क्या किया, वी हैव फर्स्ट टेकन द ब्लड सैंपल, हमने चाइल्ड का पेरेंट्स का ब्लड सैंपल ले लिया, राइट। तो ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लेने के बाद उसमें से सेल्स में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया, ब्लड सेल्स में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो द फर्स्ट स्टेप इज द डीएनए एक्सट्रैक्शन,
पहला स्टेप हो गया मेरे पास डीएनए एक्सट्रैक्शन। अब डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा, मुझे एक्चुअली में मेन काम किससे बचे, सैटेलाइट डीएनए से, राइट। सो आई हैव द मेन टास्क टू बी देयर फॉर द सैटेलाइट डीएनए। तो मैंने डीएनए का रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंटेशन कर दिया। आई हैव डन विद द रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंटेशन, मींस सबसे पहले मैंने ब्लड सैंपल लिया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, फिर मैंने उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट कर दिया। अब जब आपने टेस्ट ट्यूब में बेटा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाल दिए ना, और डीएनए कट हो गया, तो क्या डीएनए की मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, राइट। मल्टीपल फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए आर बीइंग रेडी नाउ। अगर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन गई है, तो क्या अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन मल्टीपल फ्रैगमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लो, राइट, और इन मल्टीपल फ्रैगमेंट्स को सबसे पहले सेपरेट करो, राइट। द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ना, कि हमारे पास ये मल्टीपल फ्रैगमेंट्स जो बनी है, इन सबको क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए। तो हम अब इसे सेपरेट करते कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट दैट। हमने कहा डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं हम बैंड्स में बाय डूइंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद है मैंने सैंगर सीक्वेंसिंग में एक मेथड बताया था कि साइज के बेसिस पे बैंड्स हमारे पर डीएनए मूव करते हैं, वहां पर बैंड्स बनते चले जाते हैं, याद आ रहा है। तो हमने कहा सेम उस तरीके से जितने डीएनए फ्रैगमेंट्स आए हैं ना, वो हम उसके चार्ज टू मास रेशियो के बेसिस पे, दैट इज साइज के बेसिस पे हम उसको स्टडी कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, राइट। तो मैंने कहा साइज के बेसिस हम कैसे स्टडी करते हैं, राइट, हाउ वी विल डू इट। हम क्या करते हैं, बेसिकली एक एगरोस जेल का कंपार्टमेंट लेते हैं, वी टेक अ कंपार्टमेंट ऑफ द एगरोस जेल, और उस एगरोस जेल के कंपार्टमेंट पे मैं डीएनए को ले कर देती हूँ, डीएनए को मैं डाल देती हूँ वहां पर, राइट। डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स, मैं अब इसमें बेसिकली अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो आपको डिटेल में तो खैर जूम में पढ़ोगे, बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ ट्रे, उस ट्रे के अंदर मैंने एगरोस जेल डाली, और एगरोस जेल के साथ साथ एक कॉर्नर पे कॉम्ब लगा दी। कॉम्ब का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे वेल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल वेल्स आर इन बिटवीन, वो छोटे छोटे वेल्स बीच में प्रेजेंट है, राइट। वो जो वेल्स है ना, वो खाली स्पेस है जहां पर आप डीएनए के सैंपल को डाल सकते हो, राइट। ऑन द वन साइड आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी उस ट्रे के अराउंड, राइट, कि एक तरफ पॉजिटिव एंड हो गया, एक तरफ नेगेटिव एंड हो गया। अब आप जानते हो डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। तो आपने क्या किया, जिस एंड पे वेल बनाए थे वो एंड आपने दे दिया नेगेटिव, और जो आपने अपोजिट एंड है उसको दे दिया पॉजिटिव। समझ आया पॉइंट। अब मैंने हर वेल के अंदर डीएनए सैंपल को डाल दिया। टेल मी गाइस, a small fragment will be present at the size fragment will be present at the plus side, or the large size fragment will be present at the plus side. कौन प्रेजेंट होगा प्लस साइड के ऊपर, स्मॉल फ्रैगमेंट या लार्ज फ्रैगमेंट प्रेजेंट होगा, राइट। अगर हम इसको स्टडी करें, राइट, तो हमारे पास कौन, वेरी गुड, स्मॉल फ्रैगमेंट। प्लस साइड की तरफ हमारे पास स्मॉल फ्रैगमेंट। तो कैन आई से स्मॉलर द साइज ऑफ द फ्रैगमेंट, मोर द डिस्टेंस इट विल कवर। smaller the size of the fragment, more the distance it will cover, उतना ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, और मुझे प्लस की तरफ प्लस वाला छोटा वाला दिख जाएगा, और माइनस की तरफ मुझे बड़ा वाला दिखेगा, करेक्ट। अब मैंने डीएनए को जब मैंने एग्रोस जेल पे रखा है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, एग्रोस जेल जो होती है ना, वो बहुत जल्दी सोल्यूबलाइज भी होती है, और उसके अंदर डीएनए उसके अंदर बहुत जल्दी सोल्यूबलाइज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो मैं डीएनए को एक्चुअली में एगरोस जेल पे बहुत देर तक नहीं रख सकती। तो व्हाट शुड बी डन, हम क्या करें, वी हैव गो फॉर द प्रोसेस कॉल्ड ब्लॉटिंग। हमने एक प्रोसेस किया विच इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास डीएनए बैंड वाली शीट है, एगरोस जेल है, आप एक नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन लो, एगरोस जेल को नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर डाल दो। जैसे ही डालोगे नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के नाइट्रोजन बॉन्ड डालेंगे, तो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन लो, इसके साथ पर डीएनए बॉन्ड बना लेगा बच्चा। तो क्या डीएनए ट्रांसफर हो गया, क्या डीएनए के सारे बैंड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, has all the bands of the DNA has been transferred to the nitrocellulose membrane. This is called as the southern blotting. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं southern blotting. तो ये स्टेप सबसे पहले यहाँ तक के समझ आए, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। I'll say this thing, हमने क्या किया, यहाँ पर ब्लड सैंपल लिया, राइट, आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस अगेन, मैं एक बार लिख ही देती हूँ। चलो, तो इस डायग्राम से नहीं क्लियर हो रहा, मैं इसको खुद ही ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से। Now we say steps of DNA fingerprint, right? अब एक एक करके, राइट, वॉइस फिर कम है भाई, वॉइस तो मेरी मैक्सिमम है, राइट, ओके गाइस, नाउ सी, राइट। अब मैं और तेज बोलने की कोशिश करती हूँ, राइट, वैसे इतना मैक्स में बोल सकती हूँ, फिर भी लेट्स सी, राइट, आपको सुनाई दे जाए अच्छे से। अभी ठीक है बच्चे, राइट। नाउ ओवर हियर वी से द स्टेप्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टेप्स में हमने ये डिफाइन किया,
राइट बच्चा, जिसको एक बार प्रॉब्लम है एक बार रीजॉइन करो फिर से, राइट, ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। नाउ स्टेप्स में हमने सबसे पहले किया, वेरी क्लियर, गुड, वी हैव ऑफ ब्लड, हमने ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया। ब्लड सैंपल के कलेक्शन के बाद वी विल गो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया बाय अल्कोहल बेस्ड प्रिजर्वेशन मेथड, अल्कोहल बेस्ड प्रेसिपिटेशन, अल्कोहल बेस्ड प्रेसिपिटेशन मेथड। आपने अल्कोहल बेस्ड प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू डीएनए को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। जब आपने डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया स्टिल इथेनॉल को यूज करके, व्हेन यू हैव डन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए, जब आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लोगे, अब आपने नेक्स्ट स्टेप किया, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंटेशन। You have gone for the process that is called restriction fragmentation, जो हमने एचजीपी में भी किया था बेटा, that is short fragment formation after cutting by restrict endonucleases। ठीक है, अब जितने भी आपके पास बैंड्स आ का डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने क्या किया बच्चे, see over here we have taken this as the agarose gel, मैंने लिया agarose gel में this is the plus side and this is the minus side। माइनस साइड पे ऐसे मैंने एक कोट बना दिया जिसके अंदर मैंने बना दिया, these are the wells, right। इन वेल्स में मैंने सबसे पहले ऐड किया किसको, डीएनए को, डीएनए में थे ना, टेस्ट ट्यूब में डीएनए थे, उनको ऐड किया। अब मेरे पास गए और मुझे ऐसे बैंड्स मिलना शुरू हो, राइट, आई गॉट द बैंड्स लाइक दिस, इस तरीके से मुझे बैंड्स मिलने लग गए, एंड दीज आर द डीएनए फ्रैगमेंट्स, राइट। और जो डीएनए फ्रैगमेंट सबसे छोटा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट, एंड राइट ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी के बेसिस पे मूव करने लगते हैं। हमने एल्कली डीनेचुरेशन किया था, मतलब मैंने एल्कली को डाला था जिसकी वजह से मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें चेंज हो गया था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चेंजेस इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो चुका है, राइट। तो मैंने यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम NaOH डाला और अल्कलाइन डीनेचुरेशन मैंने यहाँ पर करा दिया। एवरीवन अंडरस्टूड? तो मेरे पास अब ये बताओ, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जितने भी सारे फ्रैगमेंट्स जो प्रेजेंट हैं अल्कली डीनेचुरेशन के, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर सबको पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ तक सबसे पहले, क्योंकि फिर मैं अब इसके आगे के स्टेप पे चलूँ, राइट। Is it necessary that all small fragments have a negative pole so that they move towards the positive? बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, राइट। हम ये नहीं कह रहे स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैव नेगेटिव, ऑल द डीएनए चाहे बड़ा हो छोटा हो, राइट, डीएनए के ऊपर होता ही नेगेटिव चार्ज है, राइट। डीएनए हैज अ नेगेटिव चार्ज, आप जानते हो ना, फास्फोरस है डीएनए के पास, तो डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है। बस जितना उसका छोटा साइज होगा उतनी जल्दी वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते होते पॉजिटिव की तरफ पहुंच जाएगा। ये आप कंसेप्ट कह रहे हो, समझ आया, राइट। हमने बच्चे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को NaOH का ट्रीटमेंट दिया, अल्कलाइन मीडियम दिया, उस अल्कलाइन ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो गया। तो आई हैव द कन्वर्जन ऑफ दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो वी से डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है हमारे पास उनका सेपरेशन हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने उसका सेपरेशन करा दिया। अब समझ आ गया सबको,
Right, everyone understood? Kushagra, Nana, clear है doubt बच्चे? Right, so this is what we stated till यहाँ तक का हमने पॉइंट रखा. अब बेसिकली मेरे पास प्रोसेस क्या है बच्चे? जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है, आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ वो सीक्वेंस चाहिए तो VNTR वाला सीक्वेंस है, क्योंकि हम मैं उन सभी सीक्वेंसेस की एंट्री मैंने एक प्रोब का मतलब आर्टिफिशियली डिजाइन सीक्वेंस लैब के अंदर मैंने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स तैयार कर रखे. एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कैरी कर रहा हूँ जो प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सीक्वेंस है और मुझे उसी को स्कैन करना है. आई हैव टू स्कैन दैट ओनली. टारगेट समझ आया? ऑब्जेक्टिव समझ आया आगे का? ठीक है, राइट. हर एक ह्यूमन के पास VNTR सीक्वेंस सेम है, सीक्वेंस में चेंज नहीं है. चेंज किस में है? राइट, सीक्वेंस में या तो एक बेस पर आपके पास उस सीक्वेंस की 10 कॉपीज हो, अवेलेबल. राइट, वंस अगेन आई रिपीट बच्चा, मेरा टास्क क्या है? माय टास्क इज कि मेरे पास जो डीएनए फ्रैगमेंट्स आ चुके हैं, इसमें से मुझे वो डीएनए सीक्वेंसेस चाहिए जो VNTR सीक्वेंस को कैरी कर रहे हैं. VNTR इज अ रिपीटिव सीक्वेंस. मुझे वो सीक्वेंस बिल्कुल नहीं बेसिस पे उसके नंबर ऑफ रिपीट्स जो वेरिएबल है वो डिफाइन करने हैं. सीक्वेंस हर एक में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस सेम होना हर एक में, ये एक पॉइंट हमेशा रहता है और हमेशा दिखता आया है हमें. अब समझ आया पॉइंट? अंडरस्टूड टिल एवरीवन? कंप्लीट यहाँ तक का टास्क. राइट, तो अब मैंने यहाँ पर कहा किस तरीके से. तो अब मेरे पास पॉइंट क्या है बेटा? जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डीएनए फ्रैगमेंट्स आए हैं, डीएनए फ्रैगमेंट का सेपरेशन हुआ है. एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद मुझे यहाँ पर एक स्टेप करना पड़ता है जो EM सदन ने दिया, that is called Southern blotting. Now what is this step called as a Southern blotting? Southern blotting का मतलब कि जो भी DNA फ्रैगमेंट्स जेल एगरोस जेल पे आए थे, वो एगरोस जेल की प्रॉपर्टी की वजह से उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं. एंड आई डू नॉट अफोर्ड कि वो डिसॉल्व हो, क्योंकि मुझे DNA फ्रैगमेंट बरकरार रखने हैं अपने. राइट, तो हाउ शुड आई डू दैट? मैं वो कैसे काम करूंगी? मैंने कहा जो मेरे पास DNA फ्रैगमेंट्स आए हैं, राइट, ब्लॉटिंग इस शीट पे, क्यों ना मैं उसको एक ऐसी शीट पे ट्रांसफर कर दूं जहां पर वो स्टेबल रहेंगे, जहां पर उनका कोई डिसोल्यूशन नहीं होगा, ताकि मैं उससे आगे काम करा सकूं. राइट, तो अब हमने कहा सदन ब्लॉटिंग इज ट्रांसफरिंग. राइट, ट्रांसफर करना है DNA फ्रैगमेंट्स को. राइट, पहले पूरा प्रोसेस एक बार समझ लेना, राइट, फिर थोड़ा पॉइंट क्लियर होगा. DNA फ्रैगमेंट को फ्रॉम एगरोस जेल, राइट, एगरोस जेल से मैंने उसे ट्रांसफर करना है टू होम? राइट, एगरोस जेल टू नाइट्रोसेल्युलोज शीट और नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन और कॉल्ड एज द नायलॉन शीट. या तो नायलॉन शीट लेके चलो या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन लेके चलो, जहां पर आप ट्रांसफर करोगे. राइट, दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज द सदन ब्लॉटिंग. इस प्रोसेस को आपने सदन ब्लॉटिंग का नाम दिया. अब मान लो आपने इसको नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे बच्चे ट्रांसफर कर दिया. लेट अस सपोज यू हैव ट्रांसफर्ड इट. अब ट्रांसफर करने के बाद क्या करें? वी विल डू द हाइब्रिडाइजेशन. अब मैं यहाँ पर प्रोब्स डालूंगी अपने. तो हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो लेबल्ड प्रोब्स. मैंने रेडियो लेबलिंग कर दी हर प्रोब के अंदर, ताकि मैं अगर 1000 प्रोब डाल रही हूँ तो मुझे पता चल जाए कि कौन कौन सी 1000 में से अगर 100 बाइंड हुए तो ऐसी कौन सी 100 हैं जो बाइंड हुई हैं. आई गॉट टू नो अबाउट इट. तो इसीलिए मैं रेडियो लेबल्ड प्रोब को लेके चलूंगी और उसको मैं यहाँ पर बाइंड कराऊंगी. तो आई हैव द बाइंडिंग ऑफ द रेडियो लेबल्ड प्रोब से मैंने हाइब्रिडाइजेशन करा दी. हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जितने उससे हाइब्रिड हो गए वो ठीक है, जो हाइब्रिड नहीं हुए उसे वॉश ऑफ कर दिया.
राइट। तो वी विल गो फॉर द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द वॉश ऑफ। वॉश ऑफ हमने किसका कर दिया, जो अभी हमारे पास बाइंड नहीं, राइट। अब जब ये हमारे पास बाइंड हो गए तो इसको मैंने रेडी, इसको स्टडी कैसे किया, राइट। स्टडी इज बीइंग डन बाय द मेथड कॉल्ड एक्सरे, राइट। अब मैंने इसकी स्टडी कर दी एक्सरे के थ्रू, राइट। रेडियो लेबलिंग के बाद, हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद आई विल जस्ट गो फॉर द स्टडी ऑफ द बैंड्स कि कौन कौन से बैंड्स मुझे मिले हैं, राइट। वो मैं स्टडी कर लूंगी एक्सरे पैटर्न के थ्रू, राइट। तो अब मैं यहाँ पर इसका डायग्राम दिखाती हूँ सबसे पहले आपको, ताकि ये स्टेप क्लियर हो, राइट, और ये प्रोसेस समझ आए। तो देखो बच्चे, अब हमने यहाँ तक किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एग्रोस जेल। नाउ द डीएनए बैंड इन द जेल इज ट्रांसफर्ड टू द नायलॉन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। फिर आपने रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स को यहाँ प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जो आपने हाइब्रिडाइज करा दी। हाइब्रिडाइज कराने के बाद जो प्रोब बाइंड नहीं हुई उसको आपने हटा दिया, आपने एक्सरे फिल्म उसके ऊपर रख दी, और ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू ये आपका पूरा का पूरा बैंड का पैटर्न आ गया। ये वो डीएनए सीक्वेंस है जो वीएनटीआर है। अब समझ आया, ये वो डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो वीएनटीआर सीक्वेंसेस है। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? यहाँ तक का थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर हुआ है, राइट। तो हमने कहा व्हाट इज द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डू, क्या प्रोसेस हम इसके अंदर कर रहे हैं। वी सिंपली से बेटा, हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद फ्रैगमेंट किया, फ्रैगमेंट करने के बाद सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद उसको नायलॉन शीट पे ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद डीएनए प्रोब से हाइब्रिडाइज करा दिया। डीएनए प्रोब्स आर द आर्टिफिशियली डिजाइन्ड सीक्वेंसेस व्हिच विल हैव द वीएनटीआर सीक्वेंसेस इन देम, and they are being radio labeled so as to identify which probe will bind to the DNA sequence। DNA sequence से कौन सी probe bind हुई है उसको पता करने के लिए। जब हमने ये कर दिया तो बचे हुए को हमने जस्ट वॉश ऑफ कर दिया, राइट। और वॉश ऑफ करने के बाद अब इसी शीट को हमने यूवी के अंडर देखा, राइट। या फिर हम कह सकते हैं इसी शीट को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी लगा के एक्सरे के थ्रू देख लिया, राइट। एंड वी गेट द कंप्लीट रिजल्ट। जो हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट आएगा, राइट, उसमें हमें ये देखना है कि बैंड्स हमें कहाँ मिल रहे हैं। एवरीवन अंडरस्टूड? यहाँ तक अब पॉइंट समझ आया, राइट। कंप्लीटेड? कोई डाउट यहाँ तक? सबसे पहले प्रोसेस में, तब मैं इससे आगे बढ़ूँ, राइट, कि अब मेरे पास रिजल्ट कैसे आता है और मैं कैसे रिजल्ट को स्टडी करती हूँ, राइट। तो हाँ जी, कंप्लीटेड है सबका? श्योर? एक्सरे शीट, हम एक्सरे फिल्म को बेटा डालते हैं क्योंकि ये रेडियो लेबल्ड है ना। तो रेडियो लेबलिंग को हम कैसे देखते हैं? रेडियो लेबलिंग इज बीइंग विजिबल विद रिस्पेक्ट ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, राइट। वो डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरे क्रिएट करते हैं, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं एक्सरे इज बीइंग एडेड टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो जो रिजल्ट आ गया उसे हमने डीएनए फिंगरप्रिंट का नाम दे दिया। फाइन क्लियर, राइट। अंडरस्टूड यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से, राइट। अब मैंने इसी पॉइंट को समझा इस एग्जाम्पल से। आपके लिए एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी गिवन, बहुत ध्यान से किया था, वीएनटीआर सीक्वेंस भी समझ आ जाएगी, राइट। और जैसे जैसे मैं इस एग्जाम्पल में पूछती जाऊंगी वैसे वैसे मुझे रिप्लाई मिलता जाएगा, ठीक है, राइट। हाउ इज द पैटर्न फॉर्म? यही तो पैटर्न अंकुर हमने उस पे बना रखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की शीट पे, वही तो आपने ट्रांसफर किया था, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ पैटर्न कैसे आया इस एग्जाम्पल से, राइट। तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके एवरीवन, नाउ इन दिस कंडीशन, मेरे पास ये सिचुएशन किसकी है? इट्स सिचुएशन ऑफ द क्राइम सीन, राइट। आज सीआईडी सबने देखा है ना? सीआईडी में क्या होता था बेसिकली? सीआईडी सीरियल आता था, उसमें क्या करते थे? दे विल कलेक्ट द ब्लड सैंपल फ्रॉम द क्राइम सीन, और जो सस्पेक्ट होते थे उसके साथ ब्लड सैंपल मैच करते थे। अगर ब्लड सैंपल मैच हो गया, राइट, तो ठीक है कि वो क्राइम सीन जो हुआ है, जो ब्लड मिला है वो सस्पेक्ट का है, सस्पेक्ट ए या बी में से, राइट। तो सेम वही हमने किया यहाँ पर, हम यहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं, राइट। जो वहां पर आपका यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन एंड ऑल दैट करते थे, राइट, एग्जैक्टली बताते थे ना, हाँ बिल्कुल सान्या, राइट। तो बेसिकली वही हमें अब करना है। देखो, हमने कहा बच्चे क्राइम सीन से जो आपको ब्लड मिला, उस ब्लड सैंपल का डीएनए फिंगरप्रिंट आपने किया, और आपके पास दो सस्पेक्ट है, इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी। केस स्टडी बहुत ध्यान से पढ़ना, इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी, ये दो सस्पेक्ट हैं जिनको आपको फाइंड करना है, इन दोनों में से क्रिमिनल कौन है। यू हैव टू फाइंड दैट हु इज द क्रिमिनल, राइट। मैंने क्या किया, इन दोनों का भी डीएनए फिंगरप्रिंट लिया, और डीएनए फिंगरप्रिंट को मैच करके हमने ये डिफाइन किया कि ओके फाइन, नाउ दिस इज व्हाट इज बीइंग देयर, कि ये ए और बी में से क्रिमिनल है,
ठीक है, अब मैं इसमें सीक्वेंस कैसे देख रही हूँ, देखो मैंने 3 क्रोमोसोम लिए, क्रोमोसोम बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये 3 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने वाले जीन है जो इन्होंने लिए हैं। दिस इज दी वन सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है विच इज कॉल्ड रिपीटिव सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, रिपीटिव सीक्वेंस। ये रिपीटिव सीक्वेंस के रिपीट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। सो दीज आर दी 11 रिपीट्स, और ये रिपीट्स एक के बाद एक लग रहे हैं बेटा, तो आई कैन से 11 टैंडम रिपीट्स ऑफ शॉर्ट लेंथ सीक्वेंस। ये लाइन समझ आई, सीक्वेंस की लेंथ कम है, सीक्वेंस छोटा दिख रहा है ना, लेकिन इस सीक्वेंस के 11 रिपीट प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 7 के पैटर्नल पे, पैटर्नल होमोलॉग पे, लेकिन मैटरनल होमोलॉग पे वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट्स, राइट, वापस से टैंडम, तो 9 टैंडम रिपीट्स। इसका मतलब अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको VNTR का नाम दे दूं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जहां पर रिपीट्स ऑफ रिपीटिव सीक्वेंस डिफर नॉट ओनली ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम बट आल्सो डिफर ऑन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। एम आई राइट? कंप्लीट हुआ ये पॉइंट यहां तक? डन। तो देखो क्रोमोसोम नंबर 7 पे भी रिपीट्स अलग, क्रोमोसोम नंबर 2 पे भी रिपीट्स अलग, क्रोमोसोम नंबर 16 पे भी रिपीट्स अलग, एंड दिस इज हाउ वी फाइंड डिफरेंट रिपीट्स ओवर द सीक्वेंस, राइट। हमें डिफरेंट रिपीट्स यहाँ पर मिले। अब हमने कहा इंडिविजुअल ए एंड बी पे हमें ये रिपीट्स को स्टडी करना है कि उनमें कैसे हमें मिलते हैं। फाइन, तो अब इंडिविजुअल ए पे आते हैं। सी ओवर हियर गाइस, इंडिविजुअल ए पे अगर हम जाते हैं, एक सेकेंड मुझे, जस्ट अ सेकेंड। ओके एवरीवन, राइट। तो अब हमने कहा बच्चे देखो यहाँ पर VNTR का मीनिंग सबको क्लियर हो गया, VNTR हम किसे कहते हैं और कैसे समझते हैं? गुड। कैन बी से दीस रिपीट। SSR आप तब लेके चलोगे जब रिपीट बहुत कम होते हैं, राइट, आप उसे SSR लेके चलते हो। SSR और VNTR में यही डिफरेंस है, VNTR इज बीइंग द वन जिसकी लेंथ थोड़ी लंबी है लेकिन रिपीट्स जो है हमारे पास उसकी कंपैरेटिवली ज्यादा है, राइट। और वहीं पर हम SSR भी यही कहते हैं, लेकिन हम SSR इसलिए नहीं कहते बेटा क्योंकि SSR बहुत रेयर मिलते हैं, हमें मेनली VNTR मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी विल राइट इट इज अ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, राइट, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स हम इसे नाम देते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इंडिविजुअल ए एंड बी में, राइट, इंडिविजुअल ए एंड बी अगर हम स्टडी करें बच्चे, तो इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी, ठीक है, ये दोनों ह्यूमन के ही हैं। अब ए और बी में से हमारे पास वापस रिपीट्स के नंबर चेंज है। सेकंड पे देखो, क्या सेकंड दोनों में सेम है? इस क्रोमोसोम नंबर सेकंड सेम इन बोथ ऑफ देम, इंडिविजुअल ए एज वेल एज इंडिविजुअल बी, दोनों में बिल्कुल सेम सीक्वेंस का लेंथ भी है, रिपीट्स भी हैं, एंड एवरीथिंग इज सेम इन देम, एग्जैक्टली सेम प्रेजेंट है, राइट, क्रोमोसोम नंबर 2 पे, करेक्ट, राइट, कोई चेंज नहीं। क्रोमोसोम नंबर 16 वापस से चेंज है। क्या मैं कह सकती हूँ क्रोमोसोम नंबर 2 इज नॉन पॉलीमॉर्फिक DNA सीक्वेंस? Can I say chromosome number 2 is non-polymorphic DNA sequence? क्या क्रोमोसोम नंबर 2 नॉन पॉलीमॉर्फिक है? वंस मोर देखो यहाँ पर, अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 2 देखूं बच्चे, तो क्रोमोसोम नंबर 2 पे रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। आर द नंबर ऑफ रिपीट सेम? एग्जैक्टली सेम है। क्या मैं कहूँ सेकंड पे कभी कोई चेंज आया ही नहीं ह्यूमन में, सेकंड क्रोमोसोम के रिपीट्स पे? अगर सेकंड क्रोमोसोम के रिपीट्स पे नहीं आया तो मैं इसे कह सकती हूँ नॉन पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस। ये एक ऐसा सीक्वेंस है, रिपीटिव सीक्वेंस है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ। अब समझ आया पॉइंट? मान लो इंडिविजुअल ए एंसेस्टर है, इंडिविजुअल बी यंग है, लेट अस सपोज ये सिचुएशन में ले रही हूँ,
अब इंडिविजुअल ए में 1 2 3 3 रिपीट्स थे, इसके मैटरनल में 1 2 3 4 थे। अब आते हुए इंडिविजुअल बी में रिपीट्स बढ़ गए, क्या मैं कहूँ ये एक डुप्लीकेशन हो गया? और क्या डुप्लीकेशन मेरे पास एक टाइप का म्यूटेशन होता है एंड इट बिकम अ पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस? क्या ये पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस बन चुका है? यहाँ तक का पॉइंट समझ आया? अगर डुप्लीकेशन हुआ तो ये एक नया पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस बन गया ना मेरे पास, राइट? क्योंकि ये म्यूटेशन हो गया, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस रिपीट्स इस पे बढ़ गए, राइट? रिपीट्स सेम बेसिस, यस बेटा सेम बेसिस, दीज रिपीट्स हैव द सेम बेसिस, राइट? दीज, तभी तो हम कह रहे हैं कि रिपीट्स अगर चेंज कर दोगे तो पूरा ह्यूमन चेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ वेरिएबिलिटी 0.01% पे चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, राइट? तभी तो चेंज आएगा, राइट? आप पूरे सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, ये रिपीट एक ही टाइप के हैं, एक ही सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम। अब इंडिविजुअल ए में देखो, क्या इंडिविजुअल ए में क्रोमोसोम नंबर 16 से क्रोमोसोम नंबर इंडिविजुअल बी पे जाते हुए डिलीशन हो गया? हैज इट गो फॉर द डिलीशन ऑन द मैटरनल क्रोमोसोम? यस गाइस, डिलीशन हुआ। क्या वापस पॉलीमॉर्फिक हो गया हमारे पास? अब पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग समझ आया? पॉलीमॉर्फिज्म का ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा चेंज कर दो, ऐसा नहीं कर सकते ना कि पूरा चिंपैंजी से एकदम ही ह्यूमन बना दिया, राइट? तो वो धीरे धीरे चेंज होता है। तो हम कहते हैं यहाँ पर वो किसका इफेक्ट है? पॉलीमॉर्फिज्म का। तभी तो हम कहते हैं 95% सीक्वेंस हमारा सेम है, 95% सीक्वेंस सेम है, इसका मतलब द रेस्ट ऑफ द थिंग विच इज बीइंग डिफरेंट, राइट? वो कैसे डिफर कर रहा है? मीन सीक्वेंस सेम है ना हमारे पास डीएनए का, नंबर ऑफ रिपीट्स डिफर करते हैं, राइट? नंबर ऑफ रिपीट्स डिफर, राइट? हाँ, चिंपैंजी और हमें थोड़े बहुत सीक्वेंस भी डिफर करते हैं, लेकिन ह्यूमन में सीक्वेंस बहुत रेयरली डिफर करते हैं। मेन डिफरेंस होता है नंबर ऑफ रिपीट्स, मेन डिफरेंस इज फॉर द नंबर ऑफ रिपीट्स विच इज गोइंग टू बी। अब समझ आया सबको यहाँ तक? कंप्लीटेड, राइट? द नंबर ऑफ रिपीट्स, यस। अब क्लियर? अब देखो, अब हम इसका डीएनए फिंगरप्रिंट बनाते हैं, राइट? अब मुझे बताओ, a DNA which is having more number of repeats will travel faster or travel slower? The chromosome having more number of repeats will travel faster or travel slower? Slower, very good. जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ रिपीट्स है, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड हमारे पास कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट तैयार किया इन सभी का, राइट? अब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीट्स के हिसाब से लोकलाइज किया। नंबर ऑफ रिपीट्स ऐसे नीचे से ऊपर जाते हुए मेरे पास बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ रिपीट्स नीचे से ऊपर जाते हुए मेरे पास बढ़ रहे हैं, इसको मुझे देखना है, राइट? और इसको अगर मुझे यहाँ स्टडी करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू स्टेट दैट, वो हम कैसे स्टेट करेंगे? नंबर ऑफ रिपीट 1, अगर एक रिपीट है तो बैंड इस पे आएगा, राइट? एक नहीं है, 2 पे आया होगा बैंड, राइट? फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 2 पे बैंड आया, फिर उसका आपका यहाँ पर नेक्स्ट बैंड हमारे पास इस तरीके से आया, ये बैंड आते चलेगा और हम ये बनाते गए, ठीक है? तो अब मैंने कहा यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ रिपीट्स विजिबल है, अब इसको देखो हम कैसे कंपेयर करते हैं। नंबर ऑफ रिपीट्स इस शीट पे कैसे आ गए? इज इट डन बाय द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टेप, जहां आपने एक्सट्रैक्शन किया, फिर सदर्न ब्लॉटिंग किया, फिर उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। तो ऑन दैट बेसिस हमने यहाँ डिफाइन किया कि हमारे पास नंबर ऑफ रिपीट्स इस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? अब मैं बैंड को कंपेयर करूंगी और बैंड का कंपैरिजन ध्यान से समझना। मैंने कहा जो बैंड सी में है, जिस पोजीशन पे बैंड सी में प्रेजेंट है, उस पोजीशन पे बैंड ए या बी में से जिसमें भी होगा, जिसमें ज्यादा बैंड सिमिलर होंगे पोजीशन के बेसिस पे, वो बैंड्स के बेसिस पे हम कहेंगे कि दैट सस्पेक्ट इज अ क्रिमिनल, ठीक है? वो सस्पेक्ट क्रिमिनल होगा। तो अब मैंने कहा ये कैसे हम स्टेट करते हैं? नाउ सी, आई विल से दिस बैंड, ये मेरे पास है एट दिस पोजीशन, ये बैंड किसके सिमिलर आ रहे हैं? ए के या बी के? ये बैंड किसमें सेम एज इट इज सेम लेवल पे आ रहे हैं? बी में आ रहा है। अगर ये बैंड एज इट इज सेम लेवल पे बी में आ रहा है तो क्या मैं बी को +1 दे दूं? एक सिमिलैरिटी हो गई। नेक्स्ट बैंड मुझे किस में मिल रहा है? सी का नेक्स्ट बैंड मुझे किस में मिल रहा है? ए में या बी में? बी में बेटा, मैच ध्यान से करो। नेक्स्ट बैंड ये है, नेक्स्ट बैंड किस में मिल रहा है? वापस बी में, बी को +2 दे दूं, फाइन, राइट? अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है? नेक्स्ट वाला बैंड किस में मिल रहा है? ए एंड बी बोथ। अगर ए एंड बी बोथ में मिल रहा है तो क्या मैं नेक्स्ट बैंड को नॉन पॉलीमॉर्फिक बैंड दे दूं? करेक्ट?
करेक्ट ना? राइट, वेट फॉर मिनट, ओके फाइन कुशाल, राइट, यहाँ तक समझ आया? तो हम देखो यहाँ पर मैं इसका डायग्राम थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए अच्छे से। वी सिंपली से बेटा हम सिर्फ बैंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहाँ मुझे बैंड मिल रहा है, नेक्स्ट बैंड मुझे कहाँ मिल रहा है, सी का नेक्स्ट बैंड मुझे कहाँ पर मिल रहा है, ए में या बी में, राइट? अगर सी का नेक्स्ट बैंड है, राइट, डन, गुड, तो सी का नेक्स्ट बैंड मुझे वापस बी में मिल रहा है, तो बी को मैं वापस नंबर दे दूं +1, ठीक है, राइट, +2 हो चुका है, +1 हो चुका है, फाइन। अब नेक्स्ट बैंड ए का अभी तक +1 ही हुआ था, नेक्स्ट बैंड मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर वापस नॉन पॉलीमॉर्फिक हो गया, वेरी गुड, वंस अगेन बोथ कॉल्ड एज द नॉन पॉलीमॉर्फिक, तो दोनों को क्रेडिट मिल जाएगा +1 +1, राइट। फिर अगला बैंड कहाँ मिल रहा है, सी का, ओनली इन द बी, वेरी गुड, +1। तो बी में कितने बैंड्स आ गए मेरे पास, +1 +2 +1 +1 +1 +6, और इसमें आया +2। हु इज बीइंग द मोर सिमिलर टू दी सी, सी से सिमिलर कौन है, बी, कैन आई से बी इज द क्रिमिनल, पता चल गया, ठीक है, क्या बी एग्जैक्टली सेम आ गया ए से, अब समझ आया, सॉरी ए से कह रही हूँ, सी से, राइट, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया बी इज बीइंग द क्रिमिनल एट दैट, अंडरस्टूड? दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने किसको यूज किया बेटा, हैज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज द वीएनटीआर सीक्वेंसेस, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने वीएनटीआर सीक्वेंस को यूज किया, along with that has DNA fingerprinting, right, VNTR sequences को यूज करने के साथ साथ DNA fingerprinting ने, राइट, हमारे पास कंप्लीट यूज किया सदर्न ब्लॉटिंग को, कि नायलॉन शीट पे ट्रांसफर किया और नंबर ऑफ रिपीट्स के बेसिस पे आपने शो कर दिया। तो अगर हमारे पास बिल्कुल क्राइम सीन के जैसा ब्लड स्पॉट बी में मिला तो हमने कहा बी इज द क्रिमिनल। अगर यही पैटर्नल मैटर्नल डिस्प्यूट में देखना है, राइट, तो पैटर्नल मैटर्नल डिस्प्यूट में हम क्या देखते हैं, राइट, कि इट इज बीइंग द वन, जो हम ये डिफाइन करते हैं, राइट, कि अगर प्रोजेनी की चांसेस सिमिलैरिटी के मोर देन 90% आए तो दे विल शेयर द पैटर्नल मैटर्नल डिस्प्यूट, अगर 90% नहीं आया तो वो बेसिकली उसके पेरेंट्स नहीं है, राइट, तो हम कहते हैं 90% प्रोबेबिलिटी उसमें आनी चाहिए, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, राइट, तब हम उसको पैटर्नल मैटर्नल डिस्प्यूट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज कर पाते हैं, क्योंकि आप कैरियोटाइपिंग से क्रोमोसोम के अंदर की इंफॉर्मेशन को स्टडी नहीं कर सकते। क्या हो गया भाई, राइट, यस निकुंज, in the process completed reliable to identify the criminal but isn't there any chance of mistake, बिल्कुल चांस है बेटा मिस्टेक का, राइट, लेकिन हम क्योंकि क्राइम को, क्रिमिनल को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक टेक्निक नहीं यूज करते, दिस टेक्निक विल प्रोवाइड अस लिटिल बिट क्लोज प्रॉक्सिमिटी, राइट, कि हमारे पास दिस पर्सन मे बी अ क्रिमिनल, बट उसको हम बाद में आगे और मेथड से प्रूव करते हैं, राइट, बाय दिस प्रोसेस हम जेनेटिक रिलेशनशिप डिटरमाइन कर लेंगे, बट क्राइम नहीं समझ आए, जेनेटिक रिलेशनशिप बेटा, क्राइम ही तो ये, सी आपका कोई इंडिविजुअल थोड़ी है राना, सी आपका एक क्राइम सीन से कलेक्टेड ब्लड सैंपल है, इसको आपने लिए, राइट, तो सी इज बेसिकली द ब्लड सैंपल, अगर ब्लड सैंपल एग्जैक्टली आपका सेम बी के जैसा आ रहा है तो ब्लड किससे आया था, बी से आया था, दैट्स अ बेसिकली क्राइम सीन सीक्वेंस ना, राइट, क्या अगर सी से जो ब्लड, सी पे जो स्पॉट पे आपको ब्लड मिला है वो स्पॉट पे ब्लड किसका मिला था, दैट ब्लड इज ऑफ द बी, राइट, बी का, क्योंकि बी के एग्जैक्टली 100% सेम है, तो क्राइम सीन में तो आपको सिमिलैरिटी कितनी चाहिए, 100%, लेकिन पैटर्नल मैटर्नल डिस्प्यूट में आपको सिमिलैरिटी कितनी चाहिए, 90%। अच्छा, एक पता है सबको, ट्रांसप्लांटेशन, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है स्पेसिफिकली हार्ट में, राइट, वी वांट कि ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे डोनर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए या बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी पे होना चाहिए, राइट, सो ऑन दैट ग्राउंड हम सिमिलैरिटी को कैसे चेक करते हैं, वी विल चेक द सिमिलैरिटी बाय दिस ओनली, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विल प्रोवाइड एन एविडेंस कि यस दे आर बीइंग सिमिलर, राइट, तो बॉडी ग्राफ रिजेक्शन उस पॉइंट पे नहीं करेगी, बॉडी उस चीज को रिजेक्टेड नहीं करेगी, कंप्लीटेड, राइट, सो दिस इज बेसिकली वी स्टेटेड एज अ पॉइंट, राइट, फॉर द कंप्लीट जो हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया, राइट, कंप्लीट यहाँ तक डन है, राइट, सो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, एचजीपी, राइट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एवरीथिंग, कोई भी डाउट अब इसके अंदर, completed with the whole chapter, how probe is used, बच्चे probe are the artificially designed radio labeled sequences, राइट, अगर आप रेडियो लेबल प्रोब लेके चल रहे हो तो आई जस्ट मेंशन इट, राइट, कि हमने कहा यहाँ पर एक प्रोबोलेबल्ड सीक्वेंसेस, राइट, विच आर एक्चुअली बीइंग द वन जो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं, बिल्कुल ठीक है, राइट, और ये हमें आप डिफाइन किए वीएनटीआर के बेसिस पे,
राइट, एंड ऑन दैट बेसिस अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हुए टू द नॉर्मल स्ट्रैंड, तो ऑन दैट अकाउंट अगर कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे पास, राइट, तो उस वजह से ये शो कर देंगे कि इट इज गोइंग टू बी द वन जो बाइंड हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा डीएनए सीक्वेंस में इस जगह ये प्रोब हमारे पास प्रेजेंट, राइट, सो वी गेट टू नो अबाउट इट। अंडरस्टूड टिल हियर एवरीवन? फाइन, राइट, गुड, तो यहाँ तक डन है अच्छे से, गुड, राइट, सो दिस इज व्हाट वी स्टेटेड ओवर हियर एज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड द होल प्रोसेस कंप्लीटेड। अब आ जाते हैं बेटा लास्ट टेक्निक पे। अब मान लो आपने नॉन रिपीटिव को चलो इस तरीके से पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि नॉन रिपीटिव ऐसे होगा, नॉन रिपीटिव हम ऐसे पता करेंगे, राइट। नाउ द टास्क इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द नॉन रिपीटिव के। रिपीटिव को आपने पढ़ लिया, तो अब कैसे आप यहाँ पर पढ़ोगे कि इट इज गोइंग टू बी दी राइट रिपीटिव सदर्न ब्लॉटिंग एंड नदन, अभी पढ़ाऊंगी नदन ब्लॉटिंग भी। इसमें अलील फ्रीक्वेंसी नहीं, अलील फ्रीक्वेंसी बच्चे, अलील फ्रीक्वेंसी आप क्या लेके चलते हो अकॉर्डिंग टू हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम p + q = 1। तो जो आपका p की फ्रीक्वेंसी है वही आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए, आपका यहाँ पर उससे 1 माइनस में q की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर मैंने कहा एक नया अलील आता है तो एटलीस्ट वो 0.01% का तो कंट्रीब्यूशन रखे ताकि आप उस अलील को एग्जिस्टिंग अलील कह सको। अगर मान लो वो 0.01% पॉपुलेशन में भी नहीं मिल रहा, तो हम कैसे कहेंगे कि दिस अलील इज बीइंग द म्यूटेंट अलील व्हिच एक्चुअली अराइजेस इन द पॉपुलेशन। अब समझ आए यहाँ तक का पॉइंट, राइट धनंजय, राइट। तो इसीलिए हम अलीलिक फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर मेन लेके चलते हैं। कंप्लीट। अब जैसे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया ना बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जैसे ही हम एक और प्रोसेस करते हैं, राइट, जहां पर हम आरएनए सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। आरएनए सीक्वेंसेस के लिए हम करते हैं नदन ब्लॉटिंग एंड प्रोटीन के लिए हम करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, राइट। तो वी से ओवर हियर हम इसी को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। वॉइस अगेन ब्रेकिंग, 10 मिनट ठीक चलती है फिर खराब हो जाती है। ओके नाउ फाइन, नो फाइन फाइन, राइट, ओके गाइस। तो अब हमने यहाँ पर आ रही आवाज, आ रही आवाज बच्चे, गुड, राइट, यस। तो वी विल से ओवर हियर, राइट, सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब है जहां पर आप डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हो टू द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। अगर आप डीएनए फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उसे कह रहे हो सदर्न ब्लॉटिंग। अगर आप आरएनए फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर करते हो तो उसे आप कहते हो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर आप प्रोटीन फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर करते हो तो उसे आप कहते हो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, राइट। ये ब्लॉटिंग के नाम ध्यान रखना। When we will do the transfer of the RNA fragments, we will take it as a northern blotting. When we will do the transfer of the protein fragments, we will take it as the western, right? अब सबको याद रहेगा ये point, northern blotting, southern blotting and western blotting, right? Completed. धनंजय rejoin करो बेटा, rejoin once, right? So completed यहाँ तक, fine, right? ओके एवरीवन, अब हमने कहा ये हमारे पास टास्क हो गया किसके लिए, दिस इज द टास्क विद रिस्पेक्ट टू दी, राइट, ये किसके रिस्पेक्ट में हमारे पास रिपीटिव सीक्वेंसेस के। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन के अंदर, अब नेक्स्ट टेक्निक पे चलूंगी मैं, राइट, इसमें बी के पे सेकंड नंबर पे +2 कैसे, +2 2 के लिए किया ना बेटा मैंने, एक आपका नॉन पॉलीमॉर्फिक भी काउंट कर लिया एक साथ और एक ऊपर वाला भी काउंट कर लिया, देखो 1 2 3 4 5 6, अब ठीक है, राइट। मैम नदन प्लॉटिंग एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी बच्चे, नदन प्लॉटिंग मैम वॉइस ब्रेकिंग के चक्कर में पूरी चली गई, समझ में नहीं आया। बेटा मेरा तो यहाँ से नेट बिल्कुल सही चल रहा है एंड आई थिंक और सबको भी क्लियर होगा। मैं कह रहा हूँ आप रिपीट कर दीजिए नदन प्लॉटिंग, जब आपने समझाया था तो मेरी बिल्कुल वॉइस ब्रेक हो गई थी ना। ओके, राइट, सी एवरीवन। तो अब हमने कहा यहाँ पर इसके अंदर मैंने बस इतना कहा बच्चे, राइट, कि धनंजय जो आपका डाउट था बेटा वो यही था कि इसके अंदर हम ये कहते हैं अलील फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट पूछ रहे हो ना फिर से, राइट। तो अलील फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है जहां पर हम कहते हैं अलीलिक डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर रहे हैं, तो कोई भी अलील जो म्यूटेशन से अराइज हुआ है रिपीटिव सीक्वेंस का, वो तभी कहलाया जाएगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01% से ज्यादा होगी, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग लगाते हुए मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी की भी 0.1 से ऊपर तो हो, राइट। तो आप इसको 0.1 नहीं लेके जा सकते, तो इसी वजह से आप इसको 0.01 लेते हो। नदन ब्लॉट, हाँ मुझे पता चल गया, राइट सान्या, राइट, नदन ब्लॉटिक, सदर्न ब्लॉटिक और वेस्टर्न ब्लॉटिक, मैंने इसलिए उसका पहले वाला डाउट भी क्लियर कर दिया कि अगर वॉइस ब्रेक हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा।
नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। जब आप डीएनए सीक्वेंसेस को ट्रांसफर करते हो, डीएनए फ्रैगमेंट को ट्रांसफर करते हो टू द नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, टू द नायलॉन शीट, तो हम उसे डिफाइन करते हैं एज द सदर्न ब्लॉटिंग। जब आप आरएनए फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर करते हो तो उसे आप कहते हो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। जब आप प्रोटीन फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर करते हो तो उसे आप कहते हो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। Right, that's basically the blotting which has been done. Forensic science बेटा DNA fingerprinting पे ही based है, right? So forensic science is based on the DNA fingerprinting. Can I say, right, what is forming the basis for the DNA fingerprinting? Dash form the basis for DNA fingerprinting. Who will form the basis for DNA fingerprinting? Tell me guys. कौन basis बनाएगा DNA fingerprinting का? Right, is VNTR sequence forming the basis of DNA fingerprinting? True statement. क्या VNTR सीक्वेंसेस बनाएंगे हमारे पास? बिल्कुल ठीक। क्या हम ये कह सकते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? राइट, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी रिस्पांसिबल होगा हमारे पास। गुड, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी रिस्पांसिबल, VNTR सीक्वेंसिंग भी रिस्पांसिबल। चलो अब लास्ट पे चल लें। राइट, द लास्ट पार्ट फॉर द चैप्टर इज राइट माइक्रो एरे। इसकी डिटेलिंग कुछ नहीं पढ़नी ज्यादा, ये मैंने बस इसलिए इंक्लूड किया कि बच्चों को थोड़ा सा एंथुसियाज्म होता है जानने का, तो इसीलिए। राइट, वी से बेटा अभी हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि अगर मुझे किसी नॉन रिपीटिव सीक्वेंस में पता करना है तो ठीक है, मैंने वेरिएशन ऐसे पता कर। राइट, हाउ यू गिव 6 टू बी, ओके फाइन, आई एक्सप्लेन अगेन बेटा। राइट रजुल जस्ट वेट बच्चे, ये वाला पार्ट खत्म कर दूं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट, हमने कहा बच्चे, हमने अगर किसी भी एक नॉन रिपीटिव सीक्वेंस पे, राइट, किसी एक नॉन रिपीटिव सीक्वेंस पे अगर आपको वेरिएशन को देखना है तो ऑब्वियस सी बात है नॉन रिपीटिव सीक्वेंस की वेरिएशन जो होगी मेरे पास उसने कोई ना कोई डिसीज कॉज कर रखी होगी। राइट, तो हम उसको कैसे देखते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। वी विल स्टडी बाय डूइंग द माइक्रो एरे टेक्निक। हम माइक्रो एरे टेक्निक करते हैं। हमने क्या किया, मान लो मुझे कार्सिनोजेनिक सेल देखना है। राइट, कार्सिनोजेनिक सेल मींस ट्यूमर सेल है कि राइट, के सेल में कौन सा जीन है जो ट्यूमर सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मुझे वो स्टडी करना है। राइट, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले आरएनए नॉर्मल सेल से लिया। राइट, फिर उसके बाद आरएनए मैंने ट्यूमर सेल से लिया। जो मैंने नॉर्मल सेल और ट्यूमर सेल से आरएनए को यहाँ पर कलेक्ट किया जो कार्सिनोजेनिक सेल है, राइट, वो दोनों आरएनए, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता करने की कौन सा बेस सीक्वेंस है जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। राइट, तो वी हैव टेकन द 2 सैंपल्स। राइट, उसी के बाद मैंने उसका यहाँ पर cDNA बनाया। cDNA कैसे बनाया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, क्योंकि आरएनए लिया ना बेटा आपने। राइट, और आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है मेरे पास? cDNA, याद आ रहा है? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, टेमिनिज्म। अब आपने जब cDNA बना दिया तो cDNA को आपने 2 टाइप के फ्लोरेसेंट डाई से लेबल कर दिया, वन इज द रेड एंड वन इज द ग्रीन। राइट, आपने दोनों ट्यूमर और नॉर्मल सेल को मिक्स कर दिया, आरएनए को, सॉरी डीएनए को, और डीएनए को मिक्स करके उसको हाइब्रिडाइज करा दिया डीएनए के माइक्रो एरे से। राइट, अब आपने ये स्टेट किया, माइक्रो एरे को आपने ग्लास स्लाइड में प्रिपेयर किया जिसमें बहुत सारे स्प्लिट किए हुए डीएनए सीक्वेंस डाले हुए थे। अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने इसमें टेक्निक में किया क्या है, मैं इसका पूरा डिटेल आपको बताती हूँ। Micro array is just based on analyzing the non-repetitive DNA sequences, analyzing the functional sequences, analyzing the right changes, the variation in the functional segments of the DNA. ठीक है, मेरे पास ये टास्क है। मुझे ये पता करना था कि अगर एक कार्सिनोजेनिक सेल है तो आई वांट टू नो कि क्या उस कार्सिनोजेनिक सेल के अंदर राइट मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर वायरल का आरएनए या बैक्टीरिया का आरएनए है या नहीं है, या उसके आरएनए में क्या चेंज आया है। ठीक है, मुझे वो पता करना है। मैंने क्या किया, ग्लास स्लाइड को प्रिपेयर किया। उस ग्लास स्लाइड में ऑलरेडी ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन सैंपल के डीएनए को लिया, उनकी फ्रैगमेंट्स बनाई, फ्रैगमेंट्स बनाने के बाद उस पूरे के अंदर मैंने डाल दिया पूरे टेस्ट माइक्रो एरे की जो प्लेट थी ना, वो प्लेट में सर्कल्स से छोटे छोटे, उन सर्कल्स के अंदर मैंने डिप कर दिया। राइट, तो मेरे पास पहला टास्क खत्म हो गया, मैंने टेम्पलेट प्रोवाइड कर दी। अब मैंने यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल सेल से जो आरएनए लिया था उसको अलग डाई से रेडियो लेबल किया, और जो हमारे पास दूसरा था उसको अलग डाई से रेडियो लेबल किया। एंड ऑन रेडियो लेबलिंग वी जस्ट गो फॉर देम कि उसको हम स्पेसिफिकली ले गए यहाँ पर। राइट, इन द कंडीशन जहाँ हमने उन्हें कंबाइन किया, कंबाइन करके वी हैव हाइब्रिडाइज देम टू द माइक्रो एरे पे हाइब्रिडाइज कर दिया। मान लो राइट, आपने जिस पर्सन का, जिस पेशेंट का आपने डीएनए लेके इस माइक्रो एरे पे पहले डाला था, अगर उस पेशेंट का, ध्यान से सुनना, डीएनए अगर हाइब्रिडाइज हुआ ग्रीन के साथ, तो टेल मी गाइस, क्या वो पेशेंट को कैंसर है या नहीं है? इज द पर्सन इज हैविंग द कैंसर? कि उसके उस पे मुझे कभी भी रेड कलर नहीं मिला, मुझे उस पे एक्चुअली में ग्रीन कलर मिला।
राइट क्या उस पर्सन को कैंसर है? नो लेकिन अगर मुझे उस पे रेड कलर का स्पॉट्स मिल गए तो क्या मैं कहूंगी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूमर सेल? पर्सन ट्यूमर सेल से सफर कर रहा है राइट तो मुझे पता चल गया पर्सन के पास ट्यूमर सेल के इतने सेल्स हैं. अब समझ आया? माइक्रो एरे का मतलब होता है एक चिप. अच्छा एक चिप देखिए कंप्यूटर चिप्स देखिए. कंप्यूटर की जो चिप्स होती है ना वैसी एक ट्यूब वैसी एक ट्रे होती है ये. इसमें छोटे छोटे से वेल्स बने होते हैं छोटे छोटे से वेल्स होते हैं जहां आप डीएनए को डालते हो. तो जिस पेशेंट के आपको स्टडी करना था ना उस पेशेंट के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके फ्रैगमेंट करके आपने डाल दिया. अब आपने एक नॉर्मल सेल के डीएनए को और एक आरएनए के सेल के डीएनए को डाला ट्यूमर सेल के डीएनए को डाला और उसके बाद आपने यहाँ पर डीएनए देखा जो आपका हाइब्रिडाइज हो गया. मींस पर्सन के अंदर वो टाइप का डीएनए. अगर नॉर्मल वाला हाइब्रिडाइज हुआ तो पर्सन में नॉर्मल है. अगर ट्यूमर वाला हाइब्रिडाइज हुआ पर्सन में ट्यूमर है. अगर दोनों हाइब्रिडाइज होगा मतलब पर्सन में ट्यूमर की स्टार्टिंग है. राइट नॉर्मल है भी और ट्यूमर की स्टार्टिंग है. तो स्टेजेस भी मुझे पता चल जाती है कैंसर किससे. अब समझ आया माइक्रो एरे का मीनिंग? राइट तो क्या ध्यान रखेंगे? माइक्रो एरे इज अ कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ द नॉन रिपीटिव सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए. राइट तो लिखो इसमें स्टार मार्क करके पॉइंट. राइट डीएनए fingerprinting ensures recognition of repetitive sequence of DNA and their relative polymorphism in different individuals belonging to same species. Completed? इसके नीचे VNTR sequencing or DNA polymorphism forms the basis. VNTR sequencing and DNA polymorphism form the basis of DNA fingerprinting. Fine. Next, microarray. A technique to study variation in a non-repetitive sequence of DNA. Non-repetitive sequence of DNA which allow identification of a particular disorder in human. Completed? Everyone understood? यहाँ तक का टास्क क्लियर है अच्छे से? क्लियर? राइट तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग and another one is the microarray technique. Fine. Right. किसी को कोई डाउट बचा अब इसके अंदर? माइक्रोएरे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट, एंड दी along with that the rest of the part. हाँ ये क्वेश्चन अभिषेक, yes you said to solve ना. राइट चलो अब आ जाओ आपके डाउट्स पे. तो पहला एक क्वेश्चन इसमें लेके चलते हैं. Right, the question say calculate the number of weak hydrogen bonds in the DNA strand of 204 angstrom long with 15% thymine basis.
अब आपको देखो डीएनए स्ट्रैंड की लेंथ, देखो क्वेश्चन कैसे करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, राइट। हाँ मैं वो भी बताती हूँ रजू, एक सेकंड, ये क्वेश्चन करा के मैं वो भी बताती हूँ, आपके डाउट्स ही लेने वाली हूँ मैं 10 मिनट। नेक्स्ट चैप्टर तो मैं अगली क्लास से शुरू करूंगी, राइट। VNTR इज सेम। अब एक सेकंड, एक एक करके पहले ये वाला क्वेश्चन सबके सब सॉल्व करो साथ साथ। देखो हमने क्या किया, 204 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग है, राइट, और हम जानते हैं, राइट, कि हमारे पास एक हेलिक्स टर्न के अंदर 10 बेसिस होते हैं, राइट। तो 10 से इसको डिवाइड करो, कितने बेसिस हो गए, 20.4 बेसिस हो गए, एम आई राइट, 20.4 बेसिस, राइट। अब अगर 20.4 बेसिस है, लेट अस टेक इट टू बी 21 और 20, तो अब 20 बेसिस में 15% थाइमीन है, तो टेल मी गाइस थाइमीन कितने हुए, 15% थाइमीन गिवन है, राइट। तो टेल मी थाइमीन कितने हो गए मेरे पास 20 बेसिस में से, वेरी गुड, राइट। तो 20 बेसिस में से 15% अगर मेरे पास थाइमीन है, राइट, तो 15% ऑफ 20 अगर मैं लगाऊं तो आई विल हैव द कंप्लीट, राइट, वैल्यू एज अ 3। 3 मेरे पास थाइमीन हो गए, 3 मेरे पास एडेनाइन हो गए, राइट। 20 बेस पेयर, सॉरी, अच्छा बेसिस में से निकालने सच्ची सॉरी, 20 बेस पेयर्स आए, बेसिस आर 40, राइट। तो 15% ऑफ द 40 बेसिस, 40 बेसिस का 15%, राइट। अब अगर 40 बेसिस का हम 15% लेके चलें, राइट, तो हमारे पास टोटल, यस टोटल नहीं 60 नहीं होंगे अंकुर, राइट। 60 अगर लेके चलोगे बेटा, तब जब आपको लेंथ दे रखी होगी कितनी, राइट, दैट्स अ कंप्लीट कि एक टर्न में 10 है और टोटल लेंथ आपको यहाँ पर उसकी दे रखी है एज अ 300, तब आप लेके चलोगे। यहाँ तो 210 लेंथ दे रखी है ना, डिफरेंट लेंथ दे रखी है इसी वजह से, राइट। तो अब हमने यहाँ पर डिफाइन किया, बिल्कुल 6 हमारे पास आ गए, राइट। तो 80 बेस पेयर हो गए 6, और जीसी बेस पेयर कितने हो गए मेरे पास, जीसी बेस पेयर आर दे 14 हो गए जीसी बेस पेयर मेरे पास, राइट। तो अब अगर जीसी बेस पे मेरे पास 14 है, और आपका यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास, यस 14, तो 14 इंटू में 3, राइट, प्लस आपका यहाँ पर, राइट, बच्चे को 6 इंटू में 2, कंप्लीटेड, समझ आया पॉइंट, राइट। तो उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, राइट। बस इसके अंदर ये चीज ध्यान रखनी है। देखो हमने क्या कहा बच्चे, राइट, क्वेश्चन ने कहा नंबर ऑफ द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ डीएनए स्ट्रैंड 204 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग विद 13 थाइमीन बेसिस, तो 15% थाइमीन बेसिस। तो अगर 204 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग है हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड, हम ये जानते हैं, अगर मुझे उसकी लेंथ टोटल डीएनए स्ट्रैंड की दे रखी है, राइट, तो टोटल डीएनए स्ट्रैंड की बेसिस पे हम ये जानते हैं इसके अंदर किसका एक सिंपल लेंथ जो हमारे पास प्रेजेंट होती है वो 10 बेस पेयर के हिसाब से होती है, राइट। तो 204 में हमारे पास कितने बेस पेयर हो गए बेटा, यहाँ पर 20.4, अगर 20.4 बेस पेयर्स हो गए तो इसका मतलब हमारे पास 40 बेसिस हो गए, राइट। 40 बेसिस आर गोइंग टू बी देयर, 40% के हिसाब से 15% वाला कंटेंट निकालो, राइट, और उसी के साथ साथ ओवरऑल टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स काउंट करके कैलकुलेट करो, फाइन। अब ठीक है अभिषेक, क्लियर है क्वेश्चन, यस अंकुर। VNTR इज सेम, VNTR का एक टाइप का सीक्वेंस, ये आपने एक टाइप का देखा था बेटा, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट। तो VNTR का एक टाइप का सीक्वेंस आपका है जिसके रिपीट सारे एक दिन में होंगे, एंड स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर होगा कि VNTR सीक्वेंस आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर VNTR सीक्वेंस हमें गिवन है, राइट, एज अ डिफरेंट, तो हम आपको कहेंगे दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम ऑन द डिफरेंट टाइम, कंप्लीटेड, राइट, यहाँ तक डन। अच्छा उसी के साथ साथ, राइट, 6 मैंने कैसे दिए थे ये एक डाउट है नीचे, राइट। तो हाउ आई हैव गिवन द 6, अगर बेटा मैं ऐसा तब लेके चलती जब मुझे BDNA दिया जाता, राइट। रादर आपका आंसर शायद इसी से आएगा जैसे अभिषेक ने सॉल्व किया, नहीं जैसे अंकुर ने सॉल्व किया। आंसर निकालना जरा दोनों मेथड से, इसमें देखिए ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में BDNA कुछ लिखा नहीं हुआ है। आंसर निकालो एक बार दोनों मेथड से जो एक बार मैंने बताया, तब तक मैं ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट करूँ, राइट। हाँ जी बेटा, बी देखो सिमिलर कितना है, सी ओवर हियर, राइट। रजू तो हमने कहा यहाँ पर ये हमारे पास जो बैंड है, राइट, ये जो हमारे पास बैंड है किसके सिमिलर आया टू दिस,
राइट। नेक्स्ट बैंड हमारे पास सिमिलर आया इसके, तो +1 फिर ये बैंड सेम आ गया +3, ये बैंड भी सेम आ गया +4, ये बैंड भी सेम है +5, ये बैंड भी सेम है +6। तो कितना हो गया +6 आ गया +6 बेटा, राइट। तो +6 की बेसिस पे मैंने निकाल लिया। अब समझ आया पॉइंट? फाइन रजुल, राइट। हाँ जी बेटा। अभिषेक 162 किसके हिसाब से आ रहा है? 20 बेस पे के हिसाब से, 60 बेस पे के हिसाब से, बेसिस के हिसाब से, राइट। 60 के हिसाब से आ रहा है, तो इससे 162 ही आंसर दे रखा है ना। हाँ, तो इससे पे कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में उसमें, एंड इसमें हम बेसिकली इसको करते हैं 40 बेसिस के हिसाब से, क्योंकि हमें 204 एंगस्ट्रॉम, अगर देखो BDNA अगर गिवन होता ना तो मैं वो लेंथ लेके चलती, देन आई टेक दैट लेंथ, राइट। क्योंकि हम एवरेज नंबर ऑफ बेसिस 10 मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम ये लेके चलते हैं कि भाई हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम है, 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेसिस है, राइट। तो मैं यहाँ पर लेके चलती कि भाई 204 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो यूनिटरी मेथड लगाती 10/34 इंटू 204, तो मेरे पास बेसिस यहाँ पर जितनी भी आपकी कैलकुलेशन में आ रहा है 60 बेसिस आ जाते हैं। अब मुझे यहाँ पर 15% दे रखा है, तो 15% ऑफ 60 इज इक्वल टू थाइमिन इक्वल्स टू एडेनाइन। इतने बेस पेयर्स आ गए, उसके बेस पे मैं कैलकुलेट करूँगी। अगर ये तो हमें चलो ऑप्शन में ये दे रखा था इसलिए हमने आंसर निकाल लिया, क्योंकि आंसर हमें पता है, लेकिन अदरवाइज अगर हमें BDNA नहीं गिवन ना, तो बेटा हम इसको सिंपल लेके चलते हैं, राइट। BDNA अगर मुझे नहीं गिवन तो मैंने कहा यहाँ पर 10 बेस पेयर्स, राइट, विल फॉर्म द वन हेलिक्स, एक हेलिक्स को बनाते हैं। एंड अगर टोटल लेंथ मुझे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन ने दे रखी है, राइट, तो टोटल लेंथ अगर मुझे यहाँ पर 204 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो मैं 10 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास यहाँ पर बेस पेयर्स कितने आ जाएंगे, दैट कम अप्स टू बी द कंप्लीट, राइट, कि मेरे पास इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट है, राइट। तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर निकाल लूंगी कि मेरे पास कैलकुलेशन इस तरीके से आएगी। अदरवाइज यू कैन सॉल्व विद दिस मेथड, क्योंकि आपको क्वेश्चन उस हिसाब से दे रखा है, तो 40 बेसिस वाला मेथड मत लेके चलो, ठीक है, राइट। कंप्लीटेड आंसर आ जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। अभिषेक क्लियर है बच्चे, राइट। और कोई पॉइंट, एनी अदर पॉइंट टू एनीवन, राइट। एक क्वेश्चन और था अभिषेक, वो क्लियर हो गया? Fine. Okay. Now tell me guys, in this complete chapter, right, anything which is still not clear, कोई भी चीज जो अभी भी क्लियर ना हो, कोई भी चीज जो अभी भी डाउट है, जो लगता है कि हाँ हमें एक बार दोबारा से करना चाहिए, right, that particular point, anyone, right, having any specific doubt, right, नहीं है तो फटाफट से कुछ questions कर लेते हैं इससे related, right, write a question everyone. क्वेश्चन लिखो इसमें। A DNA sequence, mRNA sequence as is found where insertion of A occur at 5th position. What will be the conserved number of amino acid? What will be the conserved number of amino acid? Conserved number of amino acid. जल्दी से, conserved number of amino acid. सिंपल सा है, फटाफट से। कंजर्व नंबर कितने होंगे बच्चे? वेरी गुड, राइट कुशागर। वी आर डूइंग द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ना। अगर मैं इंसर्शन कर रही हूँ 5th पोजीशन पे, विच इज अ नॉन आपका डीजनरेट पोजीशन,
तो नॉन डीजेनरेट पोजीशन पे आपने इंसर्शन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारे पास ओनली वन अमीनो एसिड विल बी कंजर्व, एक ही अमीनो एसिड कंजर्व होगा। समझ आया? अंडरस्टूड? चलिए राइट, सेम क्वेश्चन, डिलीशन अकर एट deletion of A at 14th position, deletion of A at 14th position, deletion of A at 14th position, jaldi, deletion of A at 14th position, conserved 4, very good, right, 4 हमारे पास conserved है, right, बिल्कुल ठीक है, 4 हमारे पास conserved हो गए। at what should be the change in the polypeptide? Do length of the polypeptide increase or decrease? Do length of the polypeptide increase or decrease? Sure, increase बेटा, length of polypeptide increase, सोचो थोड़ा सा, right, आपका ये था AUG, ट्रिपल U, UAC, GUG, आपने इसको डिलीट कर दिया, आप प्रोसेस कौन सा लेके चलोगे? UGU, UAG प्रेजेंट था तो स्टॉप कर दिया था ना, 4 से ज्यादा तो बन ही नहीं रहे थे, अब एक अगला बन गया ना, तो एक नया बन गया, तो कितने बेसिस अमीनो एसिड आ गए? 5, और 5 अमीनो एसिड आने का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि हमारे पास चेन क्या हो गई है? एलोंगेट। अब समझ आया पॉइंट? अब क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ के अच्छे से, राइट, फॉर एन अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेशन इन द पॉलीपेप्टाइड, for an amino acid incorporation in the polypeptide, dash ATP and dash GTP are required. For an amino acid incorporation in the growing polypeptide, dash ATP and dash GTP are required. फटाफट से आंसर, ये तो सिंपल सा पूछ रही हूँ मैं, आंसर क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? Amino acid incorporation in polypeptide. Dash ATP and dash GTP are required. कितने ATP चाहिए अमीनो एसिड? एक अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए, फॉर अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेशन इन दी पॉलीपेप्टाइड, राइट, एक्टिवेशन के टाइम एक ATP चाहिए, एक ही अमीनो एसिड की बात कर रहे हो ना, तो एक्टिवेशन के टाइम एक ATP की रिक्वायरमेंट है, फाइन, राइट, एंड उसी के साथ साथ GTP कितने चाहिए? GTP कहाँ चाहिए होता है? इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, तो इनिशिएशन तो हो चुका है, राइट, इनिशिएशन तो हो चुका है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्माइन मिथेनिन तो हमें दिया नहीं गया, यू हैव टू स्टार्ट इन बिटवीन, राइट, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके यहाँ पर कंप्लीट, राइट, वी सेज इनिशिएशन कराने की जरूरत नहीं है, अब इलोंगेशन कराओगे तो डीकोडिंग कराओगे, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड में डालना है, तो डीकोडिंग के टाइम एक GTP जाएगा और ट्रांसलोकेशन के टाइम एक GTP जाएगा, राइट, तो ऑटोमेटिकली 2 GTP आपके चले गए, तो एडिशनल कितने गए यहाँ पर? एक ATP और 2 GTP, राइट, पॉइंट समझ आया? 2 GTP कैसे? एवरीवन अंडरस्टूड? यस गाइस, 2 GTP इसी वजह से, क्योंकि इलोंगेशन के टाइम इनिशिएशन तो स्टार्ट कोडॉन का करा चुके हो ना पहले से, राइट, तो आपको सिर्फ अमीनो एसिड के इनकॉर्पोरेशन में क्या देखना है? इलोंगेशन, टर्मिनेशन स्टॉप कोडॉन कर देगा बाद में, राइट, तो वो तो देखने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए हमने कहा GTP। देखो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में ही कहा है बच्चे, राइट, अगर मैंने कहा यहाँ पर 1 अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेशन, राइट, तो सबसे पहले मेरे पास हुआ, राइट, 1 अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेशन मींस हमारे पास कंप्लीटली रनिंग प्रोसेस में है, राइट, तो अगर कंप्लीटली रनिंग प्रोसेस में है प्रोसेस, तो एक आपका प्री इनिशिएशन में लगा, 1 ATP, इनिशिएशन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले होल्ड रखा होगा कि ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं, तो अब क्या होगा? इलोंगेशन, इलोंगेशन के टाइम 1 ATP, एंड ट्रांसलेशन के दौरान, ट्रांसलोकेशन के सॉरी, इलोंगेशन में 1 ATP or 1 GTP rather during the time of the decoding and during the time of the translocation, again we use 1 ATP और GTP। अब समझ आ गया सबको? तो कितने GTP हो गए बेटा? 2,
और एक क्या हो गया आपका यहाँ पर 80. अंडरस्टूड टिल हियर? ना तो आपको इनिशिएशन कराने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपको टर्मिनेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टेप ऑलरेडी हमारे किस न किस सिस्टम से हुए हैं. राइट, वी हैव टू ओनली गो फॉर द प्रोसेस कॉल्ड elongation. अंडरस्टूड यहाँ तक पॉइंट completed है? Right, so this is where we wind up the whole chapter, everyone. Right, molecular biology of inheritance. So next class and then next week, a recap week for this with strategies of enhancement and food production. ठीक है, वो चैप्टर खत्म करेंगे, उसी के साथ साथ आपका रिवीजन करेंगे इस चैप्टर की. तो एक छोटी छोटी सी क्विज दोनों दिन, राइट, वी आर गोइंग टू हैव. अंडरस्टूड यहाँ तक पॉइंट? फाइन, राइट. Okay, everyone. So we'll meet you in the coming class. Bye-bye. Take care. Enjoy. Right. Study very well. Keep solving the number of questions. Right. And उसी के साथ साथ यहाँ तक का पार्ट अच्छे से complete कर लो. जो भी doubts होंगे that we are going to discuss in the coming class. Fine. Okay, everyone.